क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल बबुआज। कैसे हैं सभी लोग, कैसे हैं सभी लोग, क्या हाल चाल। सबसे पहले तो ये बताओ यार, चैट बॉक्स पर आग लगाकर या फिर बबुआ लिखकर, बबुआ बबुआ लिखो, बबुआ लिखो। क्या आप सभी को मैं बेहतरीन तरीके से सुनाई दे रहा हूं? क्या मैं आप सभी को बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा हूं? पहले इस चीज से कंफर्मेशन दे दो, उसके बाद फिर हम लोग शुभारंभ करते हैं आपके उदय बैच में मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 यानी मैथमेटिक्स की जर्नी की शुरुआत। जय हिंद भैया, जय हिंद। उदय, अब जो हमारी क्लास है वो 2 बैचेस में जा रही है साथ साथ। एक आपके उदय बैच में तो जा रही है, प्लस आपका एक एनडीए फाउंडेशन वाले बैच में भी जा रही है ना। तो दोनों भाई बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और जय हिंद। ठीक है, चलिए, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश? ये बताओ, कल रिजल्ट आया आप लोग का, है ना? कैसा लगा कल? मतलब वैसे आप लोग में काफी सारे बच्चों का रिजल्ट पहले ही आ गया होगा, बट जो सीबीएसई से स्पेसिफिकली थे उनका रिजल्ट कल आया। तो कैसा रहा रिजल्ट, कैसा रहा रिजल्ट बबुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, है ना। चलिए चलिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, है ना, इस जर्नी के लिए। एंड आई होप कि आप सब भी बहुत एक्साइटेड होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे पहले से जानते होंगे, पर जो नहीं जानते हैं, वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा, वो आप फरमाइएगा, वो आप पुकारिएगा। ठीक है, 92%, 85%, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 77%, 70% बता रहे हैं बच्चे। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब यार जिसके परसेंटेज बहुत अच्छे आए हैं, मेरी तरफ से आप लोग को बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है 85% से ऊपर जाना, 90% से ऊपर जाना तो भैया और भी बड़ी बात होती है। और जिन बच्चों के 95% से ऊपर आए हैं, हैट्स ऑफ टू यू। पर जिन बच्चों के किसी कारणवश बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, कोई गल नहीं है मेरे यारा। क्लास 10th के रिजल्ट्स तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाले थे एनीवेज। तू खुद सोच के देख, क्लास 10th अगर इतनी इंपॉर्टेंट होती तो तुझे क्लास 11th में भर्ती नहीं दिया होता। सर कहने का मतलब क्या, तू क्लास 11th में पहले ही आ चुका है, हाँ या ना? 1 महीने से आपकी पहले से क्लासेस चालू हो गई होंगी स्कूल में, हाँ या ना? तो क्लास 10th अगर आपका लाइफ डिसाइड कर रहा होता तो फिर सब कुछ रुक जाना चाहिए था। आपको क्लास 11th में नहीं जाना चाहिए था, क्लास 10th के रिजल्ट देखने के बाद ही आपको क्लास 11th में भेजना चाहिए था। पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। और आप सब अच्छे से जानते हो यार, क्लास 10th आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि आप जीवन में क्या करने वाले हो। जिंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है। किसी कारणवश मार्क्स बिगड़े कोई बात नहीं, आज से आपकी एक नई जर्नी शुरुआत हो रही है। वैसे कल से हो गई थी रक्षक सर और सुनील सर के साथ, आपके सुनील भैया के साथ, और आज मेरे साथ स्टार्ट होने वाली है। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि यह जर्नी आपकी बहुत खूबसूरत बना दूंगा। ठीक है, बहुत खूबसूरत बना दूंगा। बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा क्लास 11th का मैथमेटिक्स टफ होता है, सुना है कि नहीं सुना? सुना है कि नहीं सुना? क्लास 11th का मैथमेटिक्स टफ होता है, सुना है कि नहीं सुना बबुआस? ये बताइए, मेरे ख्याल से सुना होगा। जय हिंद, जय हिंद, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शालिनी, गरिमा, सोनाक्षी, ओमकार, आदर्श, प्रियांशु, अनन्या, रिचा, पवन, सुमित, सोनम, है ना। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, ये दोनों बैचेस में लाइव एक साथ जा रहा है ना, एनडीए फाउंडेशन में भी और उदय में भी, क्योंकि दोनों जगह सेम कंटेंट पढ़ाना है हमें, इसलिए, है ना, है ना। सुना होगा, है ना, सुना है ना, ठीक है। बस एक चीज बोलूंगा, स्टार्टिंग के 10 मिनट जो मैं आपको बताने वाला हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। मतलब देखो, पूरी क्लास तुमको सुनना ही है चपड़गंजू, लेकिन स्टार्टिंग के 10 मिनट जो बताने वाला हूं, सिर्फ उतनी एडवाइस फॉलो कर लोगे ना, मैं तुम्हारा क्लास 11 का सफर बहुत आसान बना दूंगा, बहुत मजेदार बना दूंगा। ठीक है, जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है, जिस बच्चे की क्लास 10th में मैथ में मार्क्स बिगड़ गए हैं, जिस बच्चे को मैथ से घबराहट होती है, जिस बच्चे को मैथ्स में बोरियत आती है, मैं प्रॉमिस करूंगा, थोड़ा सा मेरा साथ देना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, जहां तक आप जाना चाहते हो मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, अपने कॉपी में जो भी आप, जिस कोई पर्पस होगा आपका, कोई पर्पस होगा इस बैच को ज्वाइन करने का, हाँ या ना? कोई ना कोई पर्पस होगा। क्या पर्पस है वो? जो भी पर्पस है मैथमेटिक्स की, जो भी आपकी कॉपी होगी, उस कॉपी में स्टार्टिंग वो पर्पस आप बड़ा बड़ा लिख दीजिए कि मैं क्लास 11th में 100 में से 100 स्कोर करना चाहता हूं, या फिर मैं क्लास 11th के कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से बिल्ड करना चाहता हूं, या फिर मैं एनडीए फाउंडेशन या फिर एनडीए में मचाना चाहता हूं। आप लिख दीजिए और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आपका लेक्चर नंबर 1 देखने वाले, चैप्टर नंबर 1 वो है सेट्स का। ठीक है, अब देखो एक और बात आपसे शेयर करता हूं, कभी कभी मैं लाइन वाइज लाइन चलूंगा, मतलब पहले सेट्स पढ़ाऊंगा, फिर कोई और चैप्टर, फिर कोई और चैप्टर, लेकिन बीच बीच में मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल
कॉन्सेप्ट्स भी लेकर आऊं, कहने का मतलब कुछ बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर्स भी लेकर आऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको यह बताऊं, सेट्स के तुरंत बाद आप अगर सेकंड चैप्टर करने जाओगे आपको बहुत कम बातें समझ में आएंगी। तो सेट्स पढ़ने के बाद हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि लॉग्स क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, वेवी कर्व मेथड क्या होता है। यह पढ़ना जरूरी है क्योंकि ताकि आप सेकंड चैप्टर अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, ठीक है भैया। एस्ट्रोफिजिक्स, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये स्लाइड दोस्तों मेरे साथ हमेशा रहती है। मैंने पीडब्ल्यू में जितनी भी क्लासेस, अपने जीवन में मैंने जितनी क्लासेस ली हैं यार, ये स्लाइड मेरे साथ हमेशा रहती है। और ये स्लाइड हर दिन मैं आपको क्लास में दिखाऊंगा। इस पर बात कभी कभी करेंगे पर दिखाऊंगा आपको डेली। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये एटीट्यूड आपके मन में हमेशा बैठ जाए। ठीक है, आपने जो भी अपने जीवन में सोच रखा है कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं यहां पहुंचना चाहता हूं, मैं इसकी तरह बनना चाहता हूं, आपको बस एक बात याद रखना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, और जब आप मेहनत करते हो ना तो आप 10 बार गिरते हो। अगर 10 बार गिरते हो तो 11वीं बार उठना आपको आना चाहिए। तो इसलिए ये चीजें है ना। चलिए, अब सबसे पहले भैया टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज क्या क्या पढ़ने वाले? सबसे पहले हम लोग प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको 11th में मैथ्स की पढ़ाई करनी है ना, वो बताऊंगा। उसके बाद जाहिर सी बात है चैप्टर पर आएंगे और ये सारी बातें आज क्लास के लास्ट तक हम क्लियर कर लेंगे बबुआस। ओके ओके सर। तो चलिए, करना क्या है, करना क्या, बहुत सिंपल। देखो, ज्यादा मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा, ज्यादा तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते 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 नमस्ते, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। तो यार सबसे पहले करना क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, जो पीडब्ल्यू से पहले से जुड़े थे उनको तो ये बातें पता होंगी, जो नहीं, जो अभी अभी जुड़े हैं उनको बता दूं। करना क्या है, आराम से लेक्चर देखो और नोट्स बनाओ। आराम से लेक्चर देखो और नोट्स बनाओ। अब बाकी सब सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा नोट्स बनाने में समय लगता है, पर मैथ्स की अच्छी बात है कि इसमें थोड़ा नोट्स बनाने में कम समय लगता है। ठीक है, तो लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, यह बात आपको याद रखना है। उसके बाद हमेशा आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, हमेशा से। डीपीपी क्या होता है? डीपीपी का फुल फॉर्म होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सिंपल भाषा में हर क्लास के बाद आपको एक होमवर्क दिया जाता है, वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। समझ में आया? उसके बाद आपकी जो एनसीईआरटी, भाई एनसीईआरटी तो आनी चाहिए ना, एनसीईआरटी तो आनी चाहिए ना। एनसीईआरटी आप कंप्लीट करें चैप्टर कंप्लीशन के बाद। हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जब मैं आपको पूरा चैप्टर करवा दूं, फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर हम अगर बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको सेट्स कंप्लीट करवा दूं तो पहले चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप सेट्स की पूरी एनसीईआरटी लगा लें। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, एनसीईआरटी लगाने मतलब जब आप लेक्चर देख लोगे ना, तो आप एनसीईआरटी छोड़ो, आप आरडी शर्मा, आरएस, अरे जो भी आपकी बुक होती है ना, वो बुक के क्वेश्चंस लगा पाओगे। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस आप जेई लेवल तक के भी लगा पाओगे। तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, बस लेक्चर प्रॉपर फॉलो करना है ना। तो एनसीईआरटी प्लीज कंप्लीट करें आफ्टर द चैप्टर। बिटवीन चैप्टर करोगे तो हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं बने, है ना। कुछ कभी कभी क्या होगा, मैं आपको पहले ही बोल दूंगा कि भैया ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इस टॉपिक का आप एनसीईआरटी लगा सकते हैं। ठीक है, पर हाँ, लेक्चर सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद आप एनसीईआरटी आपको पूरी बन जाएगी। उसके बाद रिवीजन या फिर क्विक रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब तुम लोगों ने चपड़गंज जो सुना होगा, क्लास 11th का कोर्स बहुत बड़ा है। क्लास 11 का कोर्स बहुत बड़ा। सर आप तो डरा रहे हो कि मोटिवेट कर रहे हो? अब तुम्हें क्लैरिटी दे रहा हूं कि क्लास 11 का कोर्स बड़ा है, तुम्हें पहले से ही क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। कहने का मतलब सिंपल, देखो चैप्टर खत्म होते से ही रिवीजन करना बहुत जरूरी। सर रिवीजन के लिए टाइम कब निकाले? थोड़ा सा ही समय लगता है रिवीजन करने के लिए। आपकी हफ्ते में 3 क्लासेस होने वाली है, उन तीनों क्लासेस का रिवीजन आप सैटरडे या संडे 1 घंटा निकालकर कर लीजिए। रिवीजन करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और यहां पर मैंने एक और चीज लिखी, क्विक रिवीजन। अब क्विक रिवीजन का मतलब क्या है? कोशिश करो, समझो। अब जैसे कल आपकी एक और क्लास है, परसों आपकी एक और क्लास है, तो कल की क्लास जब आप आओगे 4:30 बजे, कल आपकी क्लास होगी, 4:30 बजे के 5-10 मिनट पहले रेडी हो जाइएगा और फटाफट जो आपने आज की क्लास में पढ़ा ना, उसको एक बार फटाफट, एक बार क्विक रिवीजन ऊपर से देख लीजिएगा। उससे फायदा क्या होगा, जो मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूं आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना। और टेस्ट देना बहुत जरूरी है, टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हर 2 या 3 हफ्ते में आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे, वो टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा। अरे 1 घंटे का टेस्ट होता है मुश्किल से। ठीक है भैया, चलिए भैया, तो ये बेसिक बातें आपको फॉलो करनी है। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है भैया, है ना। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है ना। अब कुछ यहां पे एनडीए वाले बच्चे हैं, मैं फिर से बता दूं सारे बच्चों को, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो क्लास जा रही है, ये 2 बैचेस में साथ में लाइव जा रही है, एक एनडीए फाउंडेशन बैच में और एक उदय बैच में। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों जगह हमें सेम ही चीजें पढ़ानी है, तो हमने सोचा कि दोनों बैच में अपन साथ साथ पढ़ाएंगे। ये बात आपको पहले से बता दी गई थी एनडीए वालों को, है ना।
बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अब पर्पस क्या है? पर्पस किसी का 100 में से 100 हो सकता है। पर्पस हमारा, देखो मेरा मेन पर्पस तो ये है, मेरा मेन पर्पस तो ये है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया ना तो ऑटोमेटिकली ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अब हम लोग को पता है क्या लगता है कि जेई, मतलब हम लोग को ना बहुत कम चीजें पता होती हैं कि जेई के अलावा क्या कौन सा कोई एग्जाम होता है जिसमें मैथ्स यूज होता है। सबसे पहले बता दूं, मैथ्स हर जगह यूज होता है। आज कोई भी स्टूडेंट मुझसे आगे पूछता है सर कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करूं, मैं उसको एक एडवाइस करता हूं, अरे तू कोई भी सब्जेक्ट ले, उसके साथ मैथ्स जरूर लेना। बायो वालों के लिए थोड़ा सा मैथ्स मुश्किल हो जाता है तो मैं उनको अवॉइड करता हूं बोलना, बट बायो के अलावा जितने भी बच्चे होते हैं वो कॉमर्स ले, आर्ट्स ले या फिर कोई और स्ट्रीम ले, उसको मैं मैथ्स जरूर बोलता हूं। रीजन क्या है? मैथ्स आपको जीवन भर काम आता है और मैथ्स आपका दिमाग ग्रो करता है। आज भाई क्लास 10th के मैथ्स से बहुत डिफरेंट है क्लास 11th का मैथ्स। मैं आसान बनाऊंगा लेकिन तुम्हें पहले क्लैरिटी दे रहा हूं। क्लास 10th में एक चैप्टर में 2 या 3 कॉन्सेप्ट होते थे, ट्रिग्नोमेट्री में मुश्किल से 3 फॉर्मुलेस थे, लेकिन क्लास 11th में आपके ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम 50 फॉर्मुलेस हैं। सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा, बस तुमको पहली सी सारी चीजें बता रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। तो और बाकी जाहिर सी बात है, कोई भी कंपटीशन वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो बातें भी आपकी यहां से क्लियर हो जाएंगी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, है ना। चलिए अब सुनिए, प्लीज मेरी बातें ध्यान सुनिएगा। टफ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आज की क्लास बहुत इजी है, कल की बहुत इजी होगी, हो सकता है परसों वाली क्लास टफ लगे, हो सकता है सेकंड चैप्टर टफ लगे, हो सकता है 6th चैप्टर टफ लगे, हो सकता है 7th चैप्टर की कोई क्लास टफ लगे। करना क्या है? टफ लगेगा, चलते रहना है, छोड़ना नहीं है। टफ लगेगा, चलते रहना है, छोड़ना नहीं है। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद बैकलॉग भी बनेगा। जाहिर सी बात है भैया, साथ साथ बहुत सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाओगे। हर दिन हो सकता है सारी क्लासेस कंप्लीट ना कर पाओ, हो सकता है डीपीपी मिस हो जाए, हो सकता है कभी कभी क्लास मिस हो जाए, हो सकता है कभी चाचा की शादी में जाना पड़ गया। मतलब चाचा की तो समझ रहे हो ना, अरे कुछ भी किसी भी कारणवश बैकलॉग बन सकता है। बैकलॉग का मतलब समझते हो? कोई लेक्चर मिस हो जाना। पर जब भी बैकलॉग बने प्लीज उसको कंप्लीट करो। तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें पता है बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। सिंपल है यार, मान तेरा मैथमेटिक्स का फॉर सम रीजन 4 लेक्चर बैकलॉग हो गया, अरे संडे को बैठ के 4 लेक्चर तू कंप्लीट कर सकता है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ठीक है। पर करना है, ये एटीट्यूड स्टार्टिंग से रखना है, करना है। ये मैं पहले ही बता रहा हूं, ये प्रॉब्लम तुम फेस करोगे। तुम्हें टफ लगेगा, चलते रहना है। तुम्हारा बैकलॉग बनेगा, चलते रहना है। उसके बाद सिलेबस ज्यादा लगेगा, पर सॉल्यूशन क्या है? चलते रहना है, घबराना नहीं, ठीक है। उसके बाद डाउट्स भी आएंगे, पेशेंस रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या डाउट्स तुम्हें आएंगे आज की क्लास में, कल, अरे किसी भी क्लास में तुमको डाउट्स आएंगे, बस पेशेंस रखना। पेशेंस से मेरा मतलब ये होता है कि जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो बच्चे बोलते सर ये वाला डाउट बता दो, सर ये पॉइंट बता दो, सर आपने ये नहीं बताया। सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, मैं सब क्लियर कर देगा, ठीक है। हो सकता है सेट चैप्टर में तुमको कोई डाउट आता हो, तुमको लगता हो सर ये पढ़ा दो, सर वो पढ़ा दो, पर मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगा, हो सकता है तुम्हारी सुन के मैं कोई चीज नहीं बता रहा, पर जब वो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तुम्हारे दिमाग में एक ठो डाउट नहीं रहेगा। तुम्हें विश्वास रखना है जो स्क्रीन में तुम्हें बंदा दिख रहा है उस पर, ठीक है। मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा बबुआस, है ना, ठीक है। उसके बाद 11th बर्बाद नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन बहुत सारे बच्चे 11th बर्बाद कर देते हैं। 11th बर्बाद नहीं करना है मेरी जान, ठीक है। तो क्या हम सब रेडी हैं? क्या हम सब रेडी हैं, एक्साइटेड हैं? क्लास स्टार्ट करें तो लिखो RHEH, रेडी है, एक्साइटेड हैं। बस यही कुछ बातें करनी थी, है ना, बैच स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, ठीक है। एंड अबव ऑल मैं सब संभाल लूंगा, है ना, मैं सब संभाल लूंगा, प्लीज चिंता मत करना मेरी जान, सब संभाल लूंगा मैं, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अब ये वाली चीज भी एक बार रीड कर लो, ठीक है। आपको ये सोचना ही नहीं और ये क्वेश्चन नहीं करना कि क्या पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाओ, मतलब आपको ये मुझे नहीं बताना है दोस्तों, प्लीज समझना इस बात को, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्यों पढ़ा रहे हैं, सर ये पढ़ा दो, सर वो पढ़ा दो, सर ये नहीं पढ़ाया, सर वो नहीं पढ़ाया। भाई सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपने हिसाब से, अपने स्पीड के हिसाब से तुम्हें सब कुछ कवर करवा दूंगा। एट द एंड ऑफ द डे तुमको पूरा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे तुम मार्केट में जितनी क्लास 11 की बुक्स है सब तुम सॉल्व कर पाओगे। बीच में पेशेंस लूज नहीं करना है, बस तुम्हें पढ़ाते जा रहा हूं, पढ़ते जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरी जान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे सेट्स की कहानी, सेट्स की कहानी स्टार्ट करेंगे बबुआज, है ना। और मस्ती में पढ़ना है, मैथ बहुत इंटरेस्टिंग होता है यार, मैथ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बाकी सारे सब्जेक्ट का मुझे पता नहीं, बट मैथ बहुत इंटरेस्टिंग होता है बबुआ, है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे बिना ज्यादा समय वेस्ट करे। चलिए
तो यार सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलो मुझे बताओ, मैंने यहां पे लिखा एक छोटू सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा x लेस देन 4 ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या, कौन बताएगा? बहुत सिंपल सा पिद्दू सा कॉन्सेप्ट लिखा, बहुत बेसिक से बताऊंगा मेरी जान। इसका मतलब क्या पहले तो ये बताओ। x लेस देन 4 ग्रेटर देन 3, जिनको मतलब नहीं पता मैं बताया था। देखो यहां पर अगर आप देखो इसका मतलब क्या, इसको इंडिविजुअली देखो। क्या जो मुंह है, जो इसका इनइक्वालिटी का मुंह है, वो x के साइड नहीं खुला है। इसका मतलब x छोटा है, x 4 से छोटा है, x 4 से छोटा है, x 4 से छोटा है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? x आपका 4 से छोटा है और x के साइड मुंह खुला है। अब इसको देखो, इसको देखो, x आपका 3 से बड़ा है, x आपका 3 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो 3 और 4 के बीच में। क्या ये बात समझ आ रही है? जो x की वैल्यू है वो 3 और 4 के बीच में। क्या ये बात समझ आ रही है? जिन्होंने 12th पढ़ा उनको तो पता ही होगा ये चीज, है ना। जो x की वैल्यू है वो आपके 3 और 4 के बीच में है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात क्लियर हो रही है? अभी इस पर ब्रैकेट कैसे लगाते हैं वो सब आपको बताऊंगा, बट बाद में, है ना। फिलहाल आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब एक और चीज लिखता हूं, जरा इसका मतलब बताना जरा। पहली चीज, मानो x मैंने लिखा ऐसा, लेस देन 5 ग्रेटर देन 2, और मैं आपको बोल रहा हूं कि जो x है, जो x है वो नेचुरल नंबर है। तो मुझे क्या आप बता सकते हो x की वैल्यू क्या होगी? सोच के बताओ। सर क्या कह रहे हो? फिर से बताता हूं। देखो अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा तो इसका मतलब क्या है मेरी जान, कि x 5 से छोटा है 2 से बड़ा है, 5 से छोटा है 2 से बड़ा है, 5 से छोटा है 2 से बड़ा है। और मैंने क्या कहा कि x एक नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है। क्या होता है नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। तो मुझे बताइए इन दोनों चीजों के हिसाब से x की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों चीजों के हिसाब से x की वैल्यू क्या होगी? फटाफट बताइए, इन दोनों चीजों के हिसाब से x की वैल्यू क्या होगी? एनडीए वाले तो आंसर कर पा रहे होंगे, पर उदय वाले नहीं कर पा रहे होंगे ना। चलो उदय वाले भी कर रहे हैं आंसर, बढ़िया। 3 और 4, बहुत अच्छे। समझ आ रहा ना, x की वैल्यू क्या हो गई? 3 और 4 हो गई, है ना। 3 और 4 क्यों सिर्फ? क्योंकि भाई x आपका नेचुरल नंबर है और 2 और 5 के बीच में 2 ही नेचुरल नंबर्स आते हैं, वो है 3 और 4। आई होप ये बेसिक बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, मानो इसी क्वेश्चन में ऐसा कर देता, एक और चीज, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मानो इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा कर देता कि x लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 2। अब x की क्या क्या वैल्यूज होती हैं भैया? अब x की क्या क्या वैल्यूज होती है? और x क्या? x आपका नेचुरल नंबर ही है, x आपका नेचुरल नंबर ही है ना। x आपका यहां पर भी क्या है? नेचुरल नंबर, जिसको मैं n से डिनोट करता हूं, वही है, ठीक है। बताइए जरा यहां पर x की क्या क्या वैल्यूज होंगी? यहां पर x की क्या क्या वैल्यूज होंगी बताइए। बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये क्यों बता रहा हूं? ताकि चैप्टर के बीच में ना बताना पड़े, है ना। बताइए जरा फटाफट, यहां पर x की क्या क्या वैल्यूज होंगी? सर इसका मतलब क्या? सर ये डैश लगा दिया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है इक्वल, इक्वल टू। मतलब यहां पे ऐसा ना लिख के मैं इनइक्वालिटी के नीचे ऐसा लगा देता हूं। इसका मतलब क्या सीख लो एक बार, कि x 5 से छोटा या 5 के बराबर, x 5 से छोटा या 5 के बराबर, x 5 से छोटा या 5 के बराबर। समझ में आ रहा है? ठीक है, x 5 से छोटा या 5 के बराबर भी हो सकता है। तो यहां पर क्या मतलब हो जाएगा? यहां पर x की क्या क्या वैल्यूज रहेंगी? देखो 2 और 5 के बीच में 3 और 4 तो होता ही है, पर आप यहां पे 5 को भी गिनोगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला x 5 से छोटा या 5 के बराबर भी हो सकता है। आई होप आपको यह बात समझ आई। समझे तो लिखो SG, समझे तो लिखो समझ गए SG। क्लियर हुआ? यहां पर मैंने 5 को नहीं लिखा था x की वैल्यू में। क्यों? क्योंकि यहां पे इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा था। पर यहां पे देखो ये इनइक्वालिटी में नीचे ऐसा कुछ डैश लगा है। इसका मतलब क्या है कि x आपका 5 से छोटा या 5 के बराबर हो सकता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चैट थोड़ा सा रुक रुक के चल रही है। चलो बढ़िया। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं सेट क्या होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी, बहुत इजी। सबसे पहले समझना है ना, in our mathematical language everything in this universe whether living or non-living is called an object। अगर मैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बात करूं तो कोई चीज जिंदा है या कोई चीज जिंदा नहीं है, मतलब लिविंग है या नॉन लिविंग है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको मैं ऑब्जेक्ट बोलूं। कहने का मतलब ये टी शर्ट एक ऑब्जेक्ट हो गई, ये माइक एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये पेन एक ऑब्जेक्ट हो गया, वो एसी एक ऑब्जेक्ट हो गया, वो डॉल एक ऑब्जेक्ट हो गई, मेरा फोन एक ऑब्जेक्ट हो गया, वो रिमोट एक ऑब्जेक्ट। अरे हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं, तुम भी एक ऑब्जेक्ट हो। समझ में आया? वो आपकी वो
माशुका भी एक ऑब्जेक्ट है, समझ में आया? तो हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, लिविंग और नॉन लिविंग उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर है कि कोई भी चीज को मैं ऑब्जेक्ट कह सकता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के इकट्ठा करने को मैं बोलता हूं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करने को मैं बोलता हूं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, मैं अगर नंबर 2 बोलता हूं, यह भी एक ऑब्जेक्ट है। मैं नंबर 5 बोलता हूं, यह भी एक ऑब्जेक्ट है। हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, पहले यह बात क्लियर होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट क्लियर? अब सुनना, ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करने को मैं बोलता हूं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करने को मैं बोलता हूं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या यह बात क्लियर है? क्लियर होगी। अब समझना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सेट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सेट कहते हैं। अब यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या मतलब है, अभी आपको क्लियर करता हूं, ठीक है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है समझना। ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करने को मैं कलेक्शन कहता हूं, पर कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैं सेट कहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप लोग 10 से कम प्राइम नंबर्स बताइए, 10 से छोटे प्राइम नंबर्स बताइए, तो क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे? 10 से कम आप लोग मुझे प्राइम नंबर्स बताइए, क्या आप मुझे बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। प्राइम नंबर्स लेस देन 10 कौन कौन से होंगे भैया? प्राइम नंबर्स लेस देन 10 कौन कौन से होंगे सर? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7। ये सारे नंबर्स होते हैं, हाँ या ना? ये सारे लेस देन 10 वाले प्राइम नंबर्स हैं, हाँ या ना? 1 प्राइम नंबर नहीं होता मेरी जान, 1 प्राइम नंबर नहीं होता मेरी जान, है ना? 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये बात याद रखना, ठीक है। हाँ चलो, सब लोग सही आंसर कर रहे, थैंक यू सो मच। हाँ अब समझना, जब मैंने प्राइम नंबर लेस देन 10 बोला तो हर बच्चे ने सेम आंसर करा। कोई बोल रहा है 8 9, अबे 9 नहीं होता चपड़गंजू, हाँ 8 नहीं होता चपड़गंजू, क्या कर रहे हो? ये होते हैं 4 बस, है ना? अब सुनना, जब मैं प्राइम नंबर लेस देन 10 बोलता हूं तो दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ यही होंगे आंसर। ऐसा तो नहीं होगा कि भैया रशिया चले जाओ तो आंसर चेंज हो जाएगा, यूक्रेन चले जाओ आंसर चेंज हो जाएगा, युगांडा चले जाओ आंसर नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। हर जगह चले जाओ यही आंसर रहने वाला है। इसी को मैं बोलता हूं वेल डिफाइंड। मतलब जो आपके लिए आंसर है वही उसी के लिए आंसर है, वही उसके लिए आंसर है, वही मेरे लिए आंसर है। एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या ये एक सेट होगा? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या ये सेट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? नेचुरल नंबर्स की बात करता हूं तो आप भी वही नेचुरल नंबर्स बोलोगे जो मैं बोलूंगा, जो वो बोलेगा, जो वो बोलेगा। समझ में आया? और एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलूं इंग्लिश अल्फाबेट्स में वॉवल्स के कलेक्शन को भी आप एक सेट बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि 5 ही वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। जो आपके लिए 5 वॉवल्स है वही मेरे लिए 5 वॉवल्स है, वही उसके लिए 5 वॉवल्स है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है। सर वेल डिफाइंड क्या नहीं होता? अब आपको एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं 5 खूबसूरत लड़कियों का नाम बताओ, 5 बेहद खूबसूरत लड़कियों का नाम बताओ, क्या ये वेल डिफाइंड है? समझ में आएगा? 2 मिनट पेशेंस रखना। क्या ये वेल डिफाइंड है? सोच के देखो। अगर मैं आपसे कहूं भैया 5 बेहद खूबसूरत लड़कियों का नाम बताओ, सोच के देखो, तो भाई सिंपल है। अब आपके लिए 5 खूबसूरत लड़कियां कोई और हो सकती है, मेरे लिए कोई और हो सकती है, किसी और के लिए कोई और हो सकती है। समझ रही? खूबसूरत जो वर्ड है, ये खूबसूरत वर्ड आपके लिए अलग है भैया, उनके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, इनके लिए अलग है। समझ रहे हो? अब कोई यहाँ पे कोई लिख रहा है आस्था, वाह बेटा। समायरा, ये देखो। रितिका मैम, ये देखो। समझ में आ रहा है ना? तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो इसको मैं एक सेट नहीं कहूंगा। समझ में आया? तो कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द वर्ल्ड इज नॉट अ सेट। वाई? बिकॉज सबके लिए अलग अलग आंसर है उसका। अब आपसे एक सवाल करूंगा, मुझे बताना ये सेट है कि नहीं। कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द कंट्री, कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट बैट्समैन या फिर बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स ऑफ द कंट्री, क्या ये जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का ये सेट होगा? फिर से आपसे क्वेश्चन करूंगा, जरा ध्यान देना ना। क्वेश्चन क्या है? कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट बैट्समैन या फिर फुटबॉल प्लेयर्स भी कह सकते, क्या ये सेट होगा? नहीं, ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अरे भाई बेस्ट की डेफिनेशन क्या है? बेस्ट की कोई डेफिनेशन थोड़ी, आपके लिए अलग बेस्ट है, उसके लिए अलग बेस्ट है, उसके लिए अलग बेस्ट, मेरे लिए अलग बेस्ट। किसी के लिए धोनी विराट होगा, किसी के लिए रोहित शर्मा होगा, किसी के लिए श्रेयस अय्यर होगा, किसी के लिए सचिन तेंदुलकर सर होंगे। भाई कोई भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग है। समझ में आया? तो क्या सेट है, क्या सेट नहीं, वो आपको क्लियर हो गया। मैं एक बार पूरी स्लाइड रिपीट करता हूं।
ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? कोई भी लिविंग चीज, नॉन लिविंग चीज को मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा। ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठे करने को मैं बोलता हूं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप सेट कहते हो। बस इंपॉर्टेंट क्या, बस इंपॉर्टेंट क्या, यहां पर वो जो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब आपको मैं कुछ इलस्ट्रेशंस देता हूं, आपको क्लियर होंगी यहां से बातें। ठीक है, जरा ध्यान देना, यहां पर जरा ध्यान देना। ठीक है, ये वाली चीज पर जरा फोकस करना। क्या लिखा हुआ है? द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज अ सेट, AEIOU। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सब लोग को पता है इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? इवन नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 डॉट। पर उन्होंने क्या बोला? लेस देन 10। तो मैं यहां पे 10 नहीं लूंगा। समझ में आया? लेस देन 10 बोला तो ये 4 हो गए, ये 4 हो गए। वेल डिफाइंड है। आपके लिए जो आंसर है वही मेरे लिए आंसर है, तो इसको भी मैं क्या कहूंगा? एक सेट कहूंगा। समझ में आ रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20 भी क्या होगा? एक सेट होगा। क्या बात समझ आ रही है? समझ आ रहा है? हाँ सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद अभी ये फोर्थ वाले पॉइंट को छोड़ देना, इस पर हम लोग बात करेंगे। लास्ट वाला देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट। आप लोग को बात समझ में आ गई कि सेट क्या होता है, सेट क्या नहीं होता। तो वेल डिफाइंड का मतलब तो आपको क्लियर है। अब सुनना, अब सुनना। सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, AEIOU हो गया, या फिर 2, 4, 6, 8 हो गया, या फिर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 हो गया। सेट्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मैं ऑब्जेक्ट्स बोल सकता हूं, मेंबर्स बोल सकता हूं, एलिमेंट्स बोल सकता हूं। क्या ये बात समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला देखो, मैंने क्या बोला? द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स। तो ये तो चलो आपको पता है, छोड़ो इसको, है ना। द सेट ऑफ, अभी इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, चिंता मत करना, है ना। या फिर एक काम करो, इस स्लाइड को छोड़ ही देते हैं, मैं आप लोग को पहले अलग से बताता हूं, जरा ध्यान देना। ठीक है, जरा ध्यान देना। ठीक है, तो भैया मानो मैंने लिया द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20। तो कौन कौन से हो गए? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। लेस देन 20 वाले प्राइम नंबर्स यही होंगे, है ना। इनको आप एलिमेंट्स, इनको आप क्या, इनको आप सेट के एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स या फिर ऑब्जेक्ट्स कहते हो। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड का मतलब आपको बताने वाला हूं, ठीक है, सुनना। इसका मतलब, जैसे इसका मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू का साइन होता है ये, हाँ या ना? ये इक्वल टू का साइन होता है। वैसे ही इसका मतलब, ये थोड़ा ई की तरह दिख रहा है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है? अगर इसी में मैं ऐसा लगा दूं तो डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। समझ में आ गया? समझ में आया? पहले तो इस साइन का मतलब क्लियर तो लिखो, CH क्लियर है क्या? अगर ऐसा कुछ ई टाइप का लिखा है, इसको मैं एप्सिलॉन कहता हूं। क्या कहता हूं इसको मैं? एप्सिलॉन, ग्रीक लेटर है, एप्सिलॉन कहता हूं। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक सेट है, ये एक सेट है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट? अच्छा, अब सेट को डिनोट कैसे करते हैं ये भी सीख लो। सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। किससे? कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कैपिटल ए से डिनोट कर दिया, कैपिटल ए से डिनोट कर दिया। जरा ध्यान देना, ठीक है। 2 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है। मैं ऐसा लिखूंगा 2 बिलोंग्स टू ए। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? या फिर मैं ऐसा लिखूंगा 7 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। 7 एक एलिमेंट है, एक मेंबर, एक ऑब्जेक्ट है जो ए सेट को बिलोंग करता है ना। वैसे ही 11 बिलोंग्स टू 19, सॉरी, बिलोंग्स टू ए। क्या ये बात समझ आ रही है? या फिर ऐसा लिख सकता हूं 12 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्या ये बात समझ आई? ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? अगर वो एलिमेंट उस सेट में है तो आप बिलोंग्स टू बोलते हो, और अगर वो एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो आप डज नॉट बिलोंग टू बोलते हो। क्लियर है? क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है भैया। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है भैया। ठीक है, सिंपल बात। अब एक क्वेश्चन दूंगा बहुत बेसिक सा यहां पर, है ना। हम लोग सारी बात एकदम बेसिक से करने वाले, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे डिफिकल्ट लेवल भी पकड़ेंगे, तो लोड मत लेना। तो यार इसका बताओ, एक सेट है, एक सेट है मानो ऐसा, एक सेट है मानो ऐसा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, ठीक है।
देन इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये वाला या फिर ये वाला, इन ईच ऑफ द ब्लैंक स्पेसेस। बताओ भाई पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा सिंबल आएगा? पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा सिंबल आएगा? सिंपल है, देखो ना, क्या 4 जो एलिमेंट है वो आपके ए सेट में आ रहा है? आ रहा है, तो 4 बिलोंग्स टू। यहां पर क्या आएगा? -4 क्या ए में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो डज नॉट बिलोंग टू। इतना इजी। क्या 12 आपका इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, तो डज नॉट बिलोंग टू। क्या 9 आ रहा है? आ रहा है, तो बिलोंग्स टू। कि 9 बिलोंग्स टू ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 0 आ रहा है? आ रहा है। -2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इजी, इजी है, इजी है, मेरे ख्याल से बहुत इजी है बबुआ, है ना, मेरे ख्याल से बहुत इजी है। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए। अच्छा, अब सेट को दोस्तों रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, है ना। सेट को अब आप 2-3 चीजें सीख गए क्या? कि सेट को आप लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे, है ना, लेकिन सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, जरा ध्यान देना। एक होता है रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड। फिर से बोलूंगा, एक होता है रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी मेथड। अब सुनो मेरी बात, आप लोगों को यह मेथड बहुत इजी लगेगा और ये तुम्हारा फेवरेट मेथड होगा, लेकिन सुनना मेरी बात, सुनना, आप लोग को ये वाला बहुत इजी लगेगा, बहुत बहुत इजी लगेगा भैया, लेकिन और ये आपका फेवरेट भी होगा, पर आप लोग मुझे वादा करो, आप इसको अपना फेवरेट बनाओगे, आप इसको अपना फेवरेट बनाओगे। रीजन क्या है? क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है। मैं आसान बना दूंगा ना, मैं आसान, पेशेंस रखना बस। मैं आपको इसके 10 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म के मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आएगा। पर आप लोग के अंदर पहले वो एटीट्यूड होना चाहिए, क्या 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 क्या, कि बबुआ जी क्या, कि ये बहुत इजी है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, पर आपका फेवरेट यही होना चाहिए। ठीक है, आइए, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म सीखते हैं, इसका मतलब क्या बताता हूं। ठीक है, तो मानो दोस्तों कोई सेट है, क्या लिखा हुआ है? द सेट ऑफ वॉवल्स। जाहिर सी बात है, द सेट ऑफ वॉवल्स एक सेट होगा, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स एक सेट होगा। क्यों? वेल डिफाइंड है। हाँ सर, हाँ सर। कैसे रिप्रेजेंट करते हो? सबसे पहले तो कोई भी एक कैपिटल लेटर लिख दो, इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स लिखो। क्या? कर्ली ब्रैकेट्स, इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स। समझ में आया? ओके सर, जरा ध्यान देना। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एलिमेंट्स लिख दो, ए लिख दो, आई लिख दो, ई लिख दो, ओ लिख दो, यू लिख दो, और कॉमा लगा दो। दोस्तों ये इतना सिंपल होता है रोस्टर फॉर्म में। मतलब बेसिकली करना क्या है? कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, एलिमेंट के बीच में कॉमा लगा दो, कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, एलिमेंट के बीच में कॉमा लगा दो। आओ एक और करते हैं, समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो मानो इसको मैंने बी सेट बोल दिया, है ना। कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, डॉट 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 डॉट। सर डॉट 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 क्यों लगा रहे हो? आप लोग बताओ, आप लोग बताओ, आप लोग बताओ। अरे क्योंकि भैया जी, अरे क्योंकि भैया जी उन्होंने बोला इवन नेचुरल नंबर्स, तो चलते जाएंगे ना, चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक, और यहां पे लगा दो कर्ली ब्रैकेट्स। समझ में आया? ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका। बहुत बढ़िया। यहां पे क्या लिखा हुआ है? इफ ए इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 11, तो यहां पर भी क्या? ए एक सेट है किसका? प्राइम नंबर लेस देन 11, तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और क्या? बस यही होता है। कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। तो कर्ली ब्रैकेट लगाना, एलिमेंट्स लिखना, कॉमा लगाना, यह आपका रोस्टर फॉर्म में सेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। आई होप आपको इजी लग रहे होंगे अभी तक सारी बातें। ठीक ठीक, ये क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी से, ये क्वेश्चन करके दिखा दो। क्या लिखा हुआ है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। आपको सारे सेट्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आइए पहला वाला मैं आपको करके दिखाता हूं, पहला वाला मैं आपको करके दिखाता हूं। चलो, एक सेट है, क्या बोल रहे हैं वो लोग? सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। क्या लिखा हुआ है? आराम से रीड करो, बनेगा। सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। फैक्टर्स ऑफ 24 का मतलब क्या? ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 24 को डिवाइड कर दे, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 24 को डिवाइड कर दे। कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 के टेबल में भी 24 आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में, 24 के टेबल में, और कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो। इजी इजी इजी। कोई बोल रहा है सर यहां पे 11 भी तो होगा। मेरी जान देख, 11 इसलिए नहीं लिया, उन्होंने बोला लेस देन 11, 11 से छोटा बोला,
11 से छोटा बोला मतलब 11 से छोटा बोला मतलब 11 को नहीं गिनना है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। चलिए सेकंड वाला जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। सेकंड वाला सेट बी क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10। बहुत इजी है। ऑड नंबर्स लेस देन 10 कौन से होंगे, ऑड नंबर्स लेस देन 10 कौन से होंगे भैया, बताइए जरा, कौन कौन से होंगे। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इजी। कर्ली ब्रैकेट्स एलिमेंट्स लगा दिया भैया। थर्ड वाला जरा ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30। प्राइम नंबर्स लेस देन 30 कौन कौन से होंगे ये आप बता दो। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद आपका 11 हो जाएगा, 13 होता है, 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 25 नहीं होता, 24 नहीं होता, 26 भी नहीं होता, 27, 28, 29 होता है। तो ये आपके प्राइम नंबर्स का सेट लिख दिया मैंने, लेस देन 30। इजी या बहुत इजी, इजी या बहुत इजी भैया, मेरे ख्याल से बहुत इजी। अगला वाला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहे हैं, सेट डी है, सेट डी है, कैसे डिनोट करेंगे जरा ध्यान देना। सेट ऑफ ऑल लेटर्स, किसका सेट है, लेटर्स का, इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड में जो भी लेटर्स हैं उनको कलेक्ट कर लो, मैथमेटिक्स वर्ड में जो भी लेटर्स हैं उनको कलेक्ट कर दो। चलो कैसे करेंगे जरा ध्यान देना, ठीक है। मैंने लिखा एम, सब लोग फोकस करना है यहाँ पे, या यहीं पे करता हूं इसको, चलो फोर्थ वाला यहीं पे करता हूं, है ना। डी सेट, मैंने करली ब्रैकेट एम लिखा, फिर ए लिखा, समझना, फिर टी लिखा, ठीक है, फिर एच लिखा। जरा ध्यान देना, यहां पर आप एक चीज सीखोगे अब, यहां पे ई लिखा, फिर एम लिखा, समझना अभी एक और चीज सीखोगे, एम लिखा, ए लिखा, टी लिखा, आई लिखा, सी लिखा, एस लिखा। सर अलग अलग क्यों लिख दिया, क्या बोला उन्होंने, लेटर्स को कलेक्ट करो, लेटर्स को कलेक्ट करो। इजी है, इजी है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत आसान लगेगा। एक और चीज कि सेट्स में दो चीजें आपको यहां पे सिखा रहा हूं। ऑर्डर मैटर नहीं करता। सर ऑर्डर मैटर नहीं करता का मतलब क्या, सीखना, सुनना ध्यान से। ऑर्डर मैटर नहीं करता मतलब इस चीज को, मानो ये चीज है, बी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, बी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, और बी को आप ऐसा भी। अभी आपने 1 3 5 7 9 लिखा है, मानो इसको आपने 5 7 9 1 3 लिख दिया। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। जो एलिमेंट्स यहां पर लिखे वही एलिमेंट्स यहां पर लिखे, तो ये दोनों बातें बराबर हैं। तो पहली चीज क्लियर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। दूसरी चीज क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक चीज को, एक एलिमेंट को आप एक ही बार लिखें, एक एलिमेंट को आप एक ही बार लिखें, मतलब रिपीटिशन ना करें। कहने का मतलब अगर आप यहां पे नोटिस करें तो एम वर्ड आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, हाँ या ना, ए वर्ड आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, हाँ या ना। तो आप ऐसा ना करें, तो क्या करें, इसका फाइनल आंसर, आप एम को एक ही बार लिखें, आप ए को एक ही बार लिखें, टी लिख दें, एच लिख दें, ई लिख दें, आई लिख दें, सी लिख दें, जो भी है ना। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, है ना। टी भी देखो आपका 2 बार है ना, ठीक है भैया, समझ में आ गया। सी लिख दें, एस लिख दें। आई होप आपको ये 2 बातें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है तो एक बार लिख दो सी एच क्लियर, और यहीं पे आपका रोस्टर फॉर्म आपको क्लियर हो गया, है ना। फिर से रिपीट करूंगा, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ऑर्डर में लिखें। दूसरी चीज, एलिमेंट्स को रिपीट ना करें। क्लियर तो लिख दो सी एच क्लियर है। अब आपके एक बार डाउट देख लेता हूं, सर रिपीट प्लीज, दिया क्या रिपीट करना है, दिया एक बार और रिपीट कर दूं, अच्छा दिया, ठीक है। जरा देखो दिया, बहुत इजी है। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या, सेट को रोस्टर फॉर्म लिखने का मतलब क्या होता है, बहुत इजी। फैक्टर्स ऑफ, क्या बोला उन्होंने, कौन से एलिमेंट्स का सेट है ये, फैक्टर्स ऑफ 24, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 24 को डिवाइड कर दे। कौन कौन से होते हैं, 1 के टेबल में 24 आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में, 8 के टेबल में, 12 के टेबल में, 24 के टेबल में। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स के टेबल में आपका 24 आता है, मतलब ये सारे नंबर्स आपके 24 के फैक्टर्स हो गए। करली ब्रैकेट लगा दो, कॉमा लगा दो, बन गया सेट। और इसी को बोलते हैं, ये सेट लिखा था, इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इजी, इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी, इससे इजी नहीं हो सकता भैया, है ना। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सर हाउ टू मैनेज अर्जुना जेई, अरे मैनेज क्यों कर रहे हैं श्रीशांत जी, अर्जुना जेई बैच से ही पढ़े, है ना। वो जेई का बैच एकदम अलग है। सर सेकंड वाले में 1 क्यों है, सर सेकंड वाले में 1 क्यों है, कौन सेकंड में, ये डाउट शायद गलत पूछा आपने, गलत स्लाइड पे। यहां पर 1 क्यों, अरे 1 ऑड नंबर होता है मेरी जान, 1 ऑड नंबर होता है भाई,
वन ऑड नंबर होता है। चलिए, तो रोस्टर फॉर्म तो क्लियर हो गया है ना। यही चीज यहां पे लिखी थी क्या नोट में, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर रिटन इन अ सेट मेक्स नो डिफरेंस। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप AEIOU लिखो या फिर EAIOU लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज 1 2 3 2 मत लिखो, 1 2 3 लिखो। समझ में आया? रिपीट मत करो एलिमेंट्स को। चलिए, अब मैंने क्या बोला, रोस्टर फॉर्म इजी लगा कि नहीं लगा? रोस्टर फॉर्म इजी लगा था, बहुत इजी लगा होगा भैया, बहुत इजी लगा। अरे मेरा बर्थडे नहीं है भाई, मेरा बर्थडे नहीं है। अब देखो, सेट बिल्डर फॉर्म से तुम्हें प्यार करना है, इससे तुम्हें प्यार करना है, इससे तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करनी है भैया। बहुत आसान है, ठीक है। मुझे बस तुम लोग 6-7 क्वेश्चंस कर लें दो, तुम लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? मुझे बस तुम लोग क्या करने दो, 7-8 क्वेश्चंस करने दो, तुमको खुद ही क्लियर है चल क्या रहा है। काम वही करना है, सेट को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म से। अब सुनो जरा, है ना दोस्तों। मानो यहां पर मैंने ऐसा कुछ लिखा, ये एक सेट है। काय में लिखा है? ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, हाँ या ना? तुम ही लोग आंसर करो, ठीक है। काय में लिखा है? ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, हाँ या ना? ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है ना, सेट ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट एलिमेंट्स ना लिखकर, समझना, डायरेक्ट एलिमेंट्स ना लिखकर एलिमेंट की कोई प्रॉपर्टी लिख दीजिए। फिर से बोलूंगा, डायरेक्ट एलिमेंट ना लिखकर एलिमेंट की कोई प्रॉपर्टी लिख दीजिए। समझ में आया? सर कहने का मतलब क्या? आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, मुझे बताओ क्या कोई और तरीका, मानो यहां पे बिना 1 2 3 4 7 5 6 7 बताए, क्या आप मुझे कुछ ऐसा बता सकते हो जिससे मैं 1 से लेकर 7 तक ही नंबर्स लिखूं? जरा सोच के देखना, सब लोग से पूछ रहा हूं मैं ये चीज। आपको पता है यहां पे ये 7 नंबर्स लिखे, पर क्या बिना ये दिखाए आप मुझे कुछ ऐसा बता सकते हैं जिसकी मदद से मैं यहां पर जो सेट बनाऊं उसमें ये 7 नंबर्स लिखे हों? सोच के देखो। मैं फिर से बोलूंगा, पेशेंस रखना। थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में, फिर इजी हो जाता है। मुझे भी तुम्हारी जगह होता। वेरी गुड, किसी ने बताया, समझो। किसी ने बोला सर ये जो नंबर्स लिखे ना, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो क्या? नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। हाँ या ना? अरे भैया, मैं ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, बात बराबर है। तो यही होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या? कि डायरेक्ट एलिमेंट्स ना लिखकर आप कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं वो एलिमेंट के बारे में बता पाऊं। समझ में आया? अब इसको लिखते कैसे? बहुत सारे तरीके आओ सिखाता हूं। चलो यही वाला क्वेश्चन करते हैं। कैसे करते हैं समझना जरा ध्यान से। आप कैपिटल ए ही लिखोगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। अब सुनना, आप ऐसे लिख दो, एक्स इज सच दैट, इस साइन का मतलब होता है सच दैट, इस साइन का मतलब होता है सच दैट। अच्छा, इसकी जगह यहां पे नोट कर लो, इसकी जगह आप ये या फिर ये भी यूज कर सकते हो। और इसका मतलब क्या होता है? सच दैट। इस साइन का मतलब होता है सच दैट। जरा पेशेंस रखना, समझ में आएंगी आपको बातें, है ना। एक्स इज सच दैट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 8। ये एक तरीका हो गया लिखने का। मतलब आप समझ रहे हो, बात वही है, पर लिखा अलग तरीके से। ये एक्स क्या है? आपका ये मेंबर है। एक्स क्या है? आपकी ये वैल्यूज है। और तरीका बताता हूं, देखो, एक और तरीका, ए इज इक्वल टू, आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या? एक्स इज, पेशेंस रखना मेरी जान, धीरे धीरे समझ में। मैंने क्या बोला? 5-6 क्वेश्चंस मुझे करने दो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा ना। एक्स इज सच दैट, इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या? एक्स इज सच दैट, आराम से, एक्स इज लेस देन 8, ग्रेटर देन 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इस चीज को भी देखो जरा, ये भी एक लिखने का तरीका है। जरा ध्यान देना, मैंने क्या लिखा? एक्स क्या है? ये कुछ नहीं, ये एक्स के बारे में बता रहा है। एक्स क्या है? एक्स आपका 8 से छोटा, 0 से बड़ा। क्लास के स्टार्टिंग में सिखाया था, एक्स आपका 8 से छोटा है, 0 से बड़ा है।
और 0 से बड़ा 8 से छोटा तो कोई भी नंबर हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, पर 0.1 0.2 0.3 यहां पर नहीं। भाई इधर 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 0 और 8 के बीच में, समझना 0 और 8 के बीच में तो 6.5 भी आता है, 6.5 भी आता है, पर 6.5 को मैं नहीं गिन रहा हूं। क्यों नहीं गिन रहा? क्योंकि मैंने यहां पे क्लियर कर दिया कि x मेरा नेचुरल नंबर है। मतलब 0 और 8 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, देखो लिखा हुआ है। समझे किस तरीके से कर रहे हैं? कितना प्रतिशत क्लियर हुआ? 10%, 2%, 3%, कितना परसेंट क्लियर हुआ ये बताइए, कितना परसेंट क्लियर हुआ ये बताइए। कोई बच्चा बोल रहा है ऐसे, चलो आओ तुम्हें क्लियर करूं। कोई बच्चा बोल रहा है सर ऐसा लिख सकते हैं क्या? सर x इज सच दैट x लेस देन 8 एंड x बिलोंग्स टू, उसने कुछ ऐसा ही लिखा है मेरे ख्याल से, उसने कुछ ऐसा ही लिखा है मेरे ख्याल से। मुझे बताओ ये सही है कि गलत है? किसी बच्चे ने बोला x इज सच दैट x लेस देन 8, ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? ये बताना जरा। क्या ये तरीका सही है? क्या ये तरीका सही है? बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बात है क्लियर हो जाएंगी, है ना? ठीक है भैया, क्या ये सही है? क्या ये सही है कि गलत है? इज दिस राइट और रॉन्ग? इज दिस राइट और रॉन्ग? टेल मी यू गाइस, व्हाई आर यू गाइस नॉट टेलिंग दिस इज रॉन्ग? Why this is wrong? Because you guys think that x is such that x is less than 8. X less than 8 implies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, you are absolutely wrong. Why? Because x less than 8 can be 7.1 also. Can be -7 also. Can be 0 also. Are you getting my English? If you're not getting my English, then I tell you in Hindi. अबे चपड़ गंजू, x 8 से छोटे का मतलब 8 से छोटा कितना भी हो सकता है ना, 6.5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -∞ भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है। तो x लेस देन 8 नहीं लिख सकते भैया। हां, यहां पे अगर आप ऐसा लिखते हो, यहां पे अगर आप ऐसा लिखते हो कि x लेस देन 8 एंड x क्लियर कर दो कि एक नेचुरल नंबर है, अब सही है कि हां x 8 से छोटा है और x नेचुरल नंबर है, अब सही है, सही है। समझ आया? समझ आया? मेरे ख्याल से क्लियर हो। अच्छा ठीक है भैया, तुम कह रहे हो तो समझ गए हैं, ठीक है ठीक है। ये वाला जरा करके बताइए तो मजा आएगा। ये वाला जरा करके बताइए कैसे लिखेंगे जरा तक। पहले तो पैटर्न देखो, पहले तो पैटर्न देखो, 1 2 4 7 14 28, 1 2 4 7 14 28, ये कैसे नंबर्स है? ये आपका रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, ये आपका रोस्टर फॉर्म या आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सोचो जरा, सोचो जरा। कोई बोल रहा है अभी भी गलत है, अबे अब गलत नहीं है, अब गलत नहीं है, अब गलत नहीं है। क्लियर कर दिया हमने कि x आपका नेचुरल नंबर है, तो x से छोटा नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 ही होगा। ठीक है भैया? ठीक है, बताइए जरा ये क्या है? हिंट दू, हिंट दू, हिंट दू, हिंट दू। ये सब 28 के कुछ लगते हैं, ये सब 28 के कुछ लगते हैं। बहुत आसान, देखो इन सब की प्रॉपर्टी देखो। मैंने क्या बोला? अभी दूसरा क्वेश्चन है तो अपने आप को कोई जज ना करेगी सर मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला? 5-6 क्वेश्चन पेशेंस रखो, अगला तुम्हें खुद ही बनेगा। सेट बी क्या लिखोगे? x से सच दैट ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, फर्क नहीं पड़ता। x इज अ फैक्टर ऑफ 28। x क्या है? x आपका 28 का फैक्टर। अब कोई बोलेगा सर यहां पे y नहीं लिख सकता, लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने x यूज करा है, तो बस ये आपका हो गया। ठीक है भैया, समझ में आ गया? या फिर ऐसा भी लिख सकते हो क्या? सेट बी, या फिर और करके ऐसा भी, और सेट बी इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x डिवाइड्स 28 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये भी सही है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला जरा देखो जरा ध्यान से। पहले तो पैटर्न समझो क्या लिखा हुआ है। पहले तो एक कॉमन चीज देखो जो ये सब फॉलो कर रहे हैं, पहले तो कॉमन चीज देखो जो ये सब फॉलो कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। मैं फिर से बोलूंगा 4-5 क्वेश्चन मुझे करने दो, फिर तुम्हें खुद ही समझ में आएगा, फिर तुम्हारे डाउट भी देखता हूं मैं। 4-5 क्वेश्चन, जरा पेशेंस रखो, है ना। क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 16 लिखा है, फिर 32 लिखा है। कोई बोलेगा सर ये 2 के मल्टीपल्स है। नहीं दोस्तों, यहां पे 6 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 14 नहीं, तो 2 के मल्टीपल्स तो नहीं हुए। क्या है ये? सोच के देखो। हिंट दू, 2 की पावर देखो कुछ, 2 की पावर देखो कुछ, 2 की पावर देखो कुछ, 2 की पावर देखिए कुछ। फैक्टर्स ऑफ 32 बोल रहे हैं सब लोग दोस्तों।
फैक्टर ऑफ 32 में 1 भी तो आएगा। फैक्टर ऑफ 32 अगर आप कहोगे फैक्टर ऑफ 32 गलत है, क्योंकि फैक्टर ऑफ 32 1 भी होगा पर 1 यहां पर मौजूद नहीं है। फैक्टर ऑफ 32 में 1 भी होगा पर 1 यहां पर मौजूद नहीं है, तो फैक्टर ऑफ 32 गलत है ना। अगर आप देखो दोस्तों, ये आपकी 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 होता है, ये 2 की पावर 4 होता है, ये 2 की पावर 5 होता है। तो क्या लिखोगे ऐसा, समझना, C इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x बराबर 2 की पावर n। जरा ध्यान देना, x क्या है, x आपका 2 की पावर n के बराबर है, और n क्या है, और n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n is लेस देन कितना है, n इज लेस देन 6। समझ में आया, समझ में आई चीज, जरा ध्यान दो, धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएगा, तुम्हें बातें समझ में आने लगेंगी। क्या क्लियर करा मैंने, x आपका 2 की पावर n के बराबर है, पर 2 की पावर n में मैंने क्या बोला कि n क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। क्लियर कर दिया कि n आपका नेचुरल नंबर है। क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, n अब नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 कितना भी हो सकता है। एक और बात क्लियर कर दी, क्योंकि 2 की पावर 5 तक जा रहा है, मतलब मैंने क्लियर कर दिया कि n आपका 6 से छोटा होगा। इसको आप इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो कि n आपका 0 से बड़ा 6 से छोटा। समझ में आया। या फिर ऐसा भी लिख सकते कि n आपका 5 से छोटा 5 के बराबर 0 से बड़ा। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, जल्दी बताओ, क्लियर हो रहा है तो आओ भैया, ये वाला करके दिखाओ, आएगा मजा। ये वाला करके दिखाओ, आएगा मजा। अच्छा, आप लोग को मैं एक और चीज क्लियर कर दूं क्या, एक छोटू सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं। देखो, इवन नंबर्स को और ऑड नंबर्स को डिनोट करने का एक तरीका होता है, शायद आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा पता नहीं, मैं बता देता हूं। इवन और ऑड नंबर्स को डिनोट करने का एक तरीका होता है, कोई भी इवन नंबर को आप 2n के फॉर्म में लिख सकते हो, और कोई भी ऑड नंबर को आप 2n-1 के फॉर्म में लिख सकते हो। ये दो बात आपको याद रखनी है। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। दुनिया में कोई भी, आप चलो कोई भी एक इवन नंबर सोचो। सर मैंने सोचा 98। ठीक है बबुआ, तूने सोचा 98, तो आप देखो 98 को आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 47 नहीं लिख सकते, सोच के देखो। या फिर 49 नहीं लिख सकते, हाँ सर लिख सकते हैं। वैसे ही सोचो, आपने बोला सर 102, सर इवन नंबर है, तो 102 को आप 2 मल्टीप्लाई 51 नहीं लिख सकते, मतलब 2 इंटू कुछ लिख सकते हो, हाँ या ना। वैसे ही मानो आपने 50 सोचा, तो 50 को आप 2 इंटू कुछ 25। तो बस आप याद रखो, कोई भी इवन नंबर होगा उसको आप 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हो। इसका बताना जरा। सर 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता मेरी जान, 0 नहीं होता मेरी जान नेचुरल नंबर। ठीक है, इधर देखना जरा, ये बताना जरा। -6 दोस्तों इवन इंटीजर होता है, तो ये मत बोलना कोई कि सर ये इवन नंबर नहीं है, ये एक इवन इंटीजर होता है। बिल्कुल होता है इवन इंटीजर, है ना। इसको भी आप 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 लिख सकते हो। मानो कोई अपन लेगा -8 ले लिया, या फिर चलो -36 ले लिया, तो 2 मल्टीप्लाई -18 लिख सकते हो, हाँ या ना। तो समझ में आ रहा है, कोई भी इवन इंटीजर या फिर इवन नंबर होगा उसको आप 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हो। यहां पे आप बिल्कुल, बच्चे कह रहे हैं सर 2n+1 नहीं, 2n+1 बोल दो यार, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। 2n+1 भी लिख सकते हो। अब ऐसे तो आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो यार। अब तुम 2n+3 भी लिख सकते हो, उसमें क्या है, 2n+3 भी लिख सकते हो, 2n+5 भी लिख सकते हो, 2n+7 भी लिख सकते हो, 2n+9 भी लिख सकते हो। पर मैंने एक जनरल दे दिया, ऐसे लिख तो बहुत सारी चीज सकते हो, जनरल दे दिया, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मानो मैंने कोई ऑड नंबर लिया 55, इसको अगर आप नोटिस करें, इसको आप 2 इसी के फॉर्म में कुछ 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप मानो आपने लिखा कितना 25 26, है ना, 27 माइनस या फिर 28 कर लो, 28 -1। समझ में आ रहा है ये बात, कि कोई भी ऑड नंबर आप 2n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया।
क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हो गई? अब कोई बच्चा बोल रहा है सर इसको आप 2n+1 लिख दो। अरे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप 2n+3 भी लिख सकते हो, 2n+5, अरे कुछ भी लिख सकता है मेरी जान, कुछ भी लिख सकता है। क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है सर, आइए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना जरा। रोस्टर फॉर्म दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले समझो क्या लिखा हुआ है। -6 -4 -2 0 2 4 6, -6 -4 -2 0 2 4 6, -6 -4 -2 0 2 4 6। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या है भैया? कुछ समझ सा नहीं आ रहा है, मैं बताता हूं, जरा ध्यान देना। क्या आपको ये इवन इंटीजर्स नहीं दिखाई दे रहे? हाँ या ना में आंसर करना। क्या आपको ये इवन इंटीजर्स नहीं दिखाई दे रहे? क्या आप सबको ये इवन इंटीजर्स नहीं दिखाई दे रहे? हाँ या ना में आंसर करना जरा। हाँ या ना में सर दिखाई दे रहे? तो इसको आप ऐसा लिखो क्या कि d इज इक्वल टू क्या, जरा ध्यान देना, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n। इवन इंटीजर्स है तो मैंने क्या x इज इक्वल टू 2n लिया, जहां पर वेयर क्लियर करना क्या, n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। z का मतलब मेरी जान इंटीजर्स होता है, नहीं पता तो z का मतलब क्या, इंटीजर्स होता है। z का मतलब क्या, इंटीजर्स होता है। ठीक है, एक और बात, अब इंटीजर कोई भी इंटीजर नहीं, देखो ना 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा। 2 में क्या, समझो इंटीजर -4 भी होता है, पर आप यहां पे -4 रखोगे तो -8 आ जाएगा। इंटीजर -4 भी होता है, पर आप यहां पे -4 रखोगे तो -8 आ जाएगा। -8 यहां पे है ही नहीं, तो आप क्लियर करो कि एंड n की जो वैल्यू है वो आपकी 6 से छोटी 6, सॉरी 3 से छोटी 3 के बराबर, या फिर -3 से बड़ी -3 के बराबर। क्लियर? देख लो, इस तरीके से लिख सकते हो। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। जीरो को भी आप इवन इंटीजर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो को भी आप इवन इंटीजर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलो वेरी गुड। हाँ, कोई बोल रहा है यहां पे -4 से 4, उसमें फिर डैश नहीं लगेगा। आओ एक बार डाउट देख लें आप लोगों के। सर रिपीट प्लीज, क्या रिपीट करना है प्रियांशी? जब भी आप लोग रिपीट बोलो ना तो हमेशा ये बताया करो रिपीट क्या करना है। ठीक है, चलिए, है ना, मैं एक बार चलो फिर से रिपीट करता हूं ये वाली चीज। मैंने अभी आपको बताया कि ये आपके कौन से नंबर्स हैं, ये आपके इंटीजर्स लिखे, वो भी इवन इंटीजर्स। ये सारे के सारे आपके इवन इंटीजर्स हैं, तो कोई भी इवन इंटीजर होगा उसको आप x इज इक्वल टू कुछ 2n के फॉर्म में लिख सकते हो। मैंने यही तो बताया भी आपको, क्या बताया, इसीलिए आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं क्या, कि कोई भी इवन नंबर होगा उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। देखो ना, 98 की इवन नंबर है, उसको आपने 2 मल्टीप्लाइड बाय कुछ लिख दिया। 102 एक इवन नंबर है, उसको आपने 2 मल्टीप्लाइड बाय कुछ लिख दिया। ये एक इवन नंबर है, इसको आप 2 मल्टीप्लाइड बाय कुछ लिख दिया। तो कोई भी इवन नंबर को आप 2 टाइम्स समथिंग लिख सकते हो, 2 टाइम्स समथिंग लिख सकते हो। तो वही मैंने करा कि ये एक इवन इंटीजर है, तो मैंने क्या लिखा कि जो मेरा x है, जो मेरा एलिमेंट है, जो मेरा x है, जो मेरा एलिमेंट्स है, वो 2n के फॉर्म में है, जहां पर जो n है वो आपका इंटीजर है। और उसमें भी मैंने क्लियर कर दिया कि जो n है वो 3 से छोटा या 3 के बराबर होना चाहिए, या फिर -3 से बड़ा -3 के बराबर होना चाहिए। समझ में आया? चलिए, ये वाला कौन करके दिखाएगा, जरा समझने की कोशिश करना, इसमें आएगा मजा। अब इसमें आएगा मजा, ये वाला कौन करके दिखाएगा? ठीक है, ये वाला कौन करके दिखाएगा, बताइए जरा। सर एनडीए में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे मेरी जान, पहली क्लास है, पहली क्लास में तुम्हें मैं कैसे पीवाईक्यू करा दूं? पहले बेसिक तो बिल्ड कर अपना, पहले बेसिक तो बिल्ड करो। मैं सब कराऊंगा मेरी जान, पेशेंस तो रखो, बट बेसिक बिल्ड करो पहले। पहली क्लास में तुम बोलोगे कि सर जेई एडवांस के क्वेश्चंस करा दो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें मैं जेई एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन पहली क्लास में कैसे करवा दूं? अभी कॉन्सेप्ट ही पूरे नहीं हुए, और इन फुद्दू कॉन्सेप्ट पे कोई जेई एडवांस क्वेश्चन थोड़ी बनेगा, मिक्सचर करके क्वेश्चन बनता है। थोड़ा चैप्टर आगे हो जान दे और कॉन्सेप्ट कवर हो जान दे, सब करवाऊंगा। अभी बहुत सारी चीजें आने वाली। चलो यहां पे जरा समझने की तरह पैटर्न समझो। ऊपर 1 लिखा है तो नीचे 2 लिखा है, ऊपर 2 लिखा है तो नीचे 3 लिखा है, ऊपर 3 लिखा है तो नीचे 4 लिखा है, ऊपर 4 लिखा है तो नीचे 5 लिखा है, ऊपर 5 लिखा है तो नीचे 6 लिखा है, ऊपर 6 लिखा है तो नीचे 7 लिखा है, ऊपर 7 तो नीचे 8, ऊपर 8 तो नीचे 9। क्या कुछ समझ पा रहे हो? क्या कोई पैटर्न, एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, एक पैटर्न ऑब्जर्व करो।
ऊपर जो भी नंबर लिखा है नीचे उसका एक बड़ा नंबर लिखा है। ऊपर जो भी नंबर लिखा है नीचे उसका एक बड़ा नंबर लिखा है। ऊपर जो भी नंबर लिखा है नीचे उसका एक बड़ा नंबर लिखा है। ऊपर जो भी नंबर लिखा है नीचे उसका एक बड़ा नंबर लिखा है। ऊपर जो भी नंबर लिखा है नीचे उसका एक बड़ा नंबर लिखा है। तो क्या मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि जो सेट ई होगा कौन से एलिमेंट को, x इज सच दैट x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू, ऊपर n लिख दो और नीचे क्या, मानो ऊपर कोई n नंबर है भाई, ऊपर 1 है तो नीचे एक बड़ा, ऊपर 2 है तो नीचे एक बड़ा, ऊपर 3 है तो नीचे 3+1, ऊपर 4 है तो नीचे 4+1, ऊपर 5 है तो नीचे 5+1, ऊपर 6 है तो नीचे 6+1, ऊपर 7 है तो नीचे 7+1, ऊपर 8 है तो नीचे 8+1, ऊपर n है तो नीचे n+1 होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो, सोच के देखो। अब कोई बोलेगा सर ये हमारे दिमाग में कैसे आएगा? धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, बस देखते जाओ, मेरे को करते जाओ बस। आज तुम्हें डीपीपी दिए, तुम्हें सारे क्वेश्चंस बनेंगे उसके, है ना। चलिए, तो क्या x क्या है आपका, एलिमेंट क्या है आपका, ऊपर n है तो नीचे n+1, लेकिन एक बात क्लियर कर देना, एंड n की वैल्यू क्लियर कर देना। क्या n आपका कहां से कहां तक, 1 से लेकर 8 तक, n आपका 1 से लेकर 8 तक, है ना। तो n आपका लेस देन इक्वल टू 8 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल सकते हो, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स भी बता देना। ठीक है, समझ में आया सबको? समझे तो लिखो समझे, समझे तो लिखो समझे, समझे तो लिखो समझे। वेरी गुड। रिया, थोड़ा सा आपने वो जो साइन लगाया वो शायद थोड़ा गलत लगा है, समझ गए? ये दोनों चीजें लिखना जरूरी है। क्यों? समझो, मानो अगर आप ये नहीं लिखते हो तो इसका मतलब क्या होगा कि जो n की वैल्यू है वो 8 से छोटी 8 के बराबर या फिर 1 से बड़ी 1 के बराबर। तो 1 और 8 के बीच में तो और भी नंबर्स आते हैं, 1.1 भी आता है, 1.5 भी आता है, 1.9 भी आता है, लेकिन मेरे पास तो पॉइंट वाले नंबर्स है ही नहीं ना, तो इसलिए मैंने लिखा कि नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। इजी। आइए और क्वेश्चंस कराएंगे आपको, आएगा मजा। ठीक है, एक ये वाला बता दो, एक ये वाला बता दो, इलस्ट्रेशन। ये तो खैर बहुत इजी है, ये इजी है तो इसको रहने दो, है ना। ये आप घर पे कर लेना, ये घर पे ये होमवर्क है, बहुत आसान है ना। ये भी आपका होमवर्क है ना। ये थर्ड वाला बताइए, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। क्या बोल रहे हैं? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स का सेट 1 से छोटा -1 से बड़ा, 1 से छोटा माइनस, अच्छा रियल नंबर समझते हैं ना, रियल नंबर मतलब सारे नंबर्स जो आपने क्लास 10 तक पढ़े, इरैशनल नंबर या फिर रैशनल नंबर, है ना। क्या बोल रहे हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। तो क्या लिखोगे? ऐसा लिख सकते हो। क्या? बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो, सेट मानो आपने लिखा ए, है ना, x इज सच दैट, x इज सच दैट, x क्या है? x आपका -1 से, x आपका -1 से बड़ा, ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 और 1 से छोटा। और क्लियर कर देना एंड x क्या है आपका? x बिलोंग करता है रियल नंबर को, x बिलोंग करता है रियल नंबर को। इजी, इजी, इजी। ठीक है। कोई बोल रहा है 0, ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, तुम हो गए हो पागल, तुम हो गए हो। सब लोग 0 क्यों आंसर कर रहे हैं? सब लोग 0 क्यों आंसर कर रहे हैं? सब लोग 0 क्यों आंसर कर रहे हैं? ओ भाई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बोला है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बोला है, तो रियल नंबर -1 और 1 के बीच में सिर्फ एक ही रियल नंबर होगा, 0। हाँ, -1 और 1 के बीच में एक ही रियल नंबर होगा, 0। बताना जरा, तुम लोग 0 क्यों आंसर कर रहे हो? तुम लोग, पलक बहुत अच्छे, पलक बहुत अच्छे भाई। कोई बोल रहा है नल सेट, अबे 0 क्यों होगा भाई? -1 और 1 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं, -1 और 1 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं। -0.99, -0.89, उसके बाद 0.85, 0. अरे बहुत सारे होते हैं भाई, ये नंबर लाइन है। ओ भाई, ये नंबर लाइन है मान, ये नंबर लाइन है। यहां पे लिखा है -1, यहां पे लिखा है 1, तो कितने सारे रियल नंबर्स होते हैं -1 और 1 के बीच में, है ना। 0 थोड़ी होता है, क्या कर रहे हो? ओ भाई, तो इसलिए ऐसा लिखना जरूरी है। ठीक है,
अगला बताना जरा फटाफट, अगला बताना जरा फटाफट, एकदम जल्दी से, खड़ाखट एकदम। क्या सेट ए, क्या लिखा है यहां पे 0 1 4 9 16। अब ये तुम बताओगे डॉट 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 का मतलब क्या कि सेट आपका खत्म नहीं हो रहा है, एलिमेंट्स आपके खत्म नहीं हो रहे। अगला वाला आप बता दीजिए जरा, यहां पे क्या पैटर्न दिख रहा है, नोटिस करो। हिंट देता हूं स्क्वायर, हिंट देता हूं स्क्वायर, हिंट देता हूं स्क्वायर, हिंट देता हूं स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 का 4 का स्क्वायर 16। क्या हो जाएगा यहां पे, x is such that x is such that x belongs to whole number कह दो, क्योंकि 0 1 2 3 4 होल नंबर्स में होते हैं। एंड x is equals to 2 की पावर, सॉरी, x is equals to नेचुरल नंबर्स का, फिर n का स्क्वायर लिख दो। वेयर या फिर ऐसा कर दो ना, इसको ऐसा कर दो, x is such that x is equals to n square where n belongs to whole numbers। समझ में आ गया, इजी। w फॉर होल नंबर्स, w फॉर होल नंबर्स, इजी। ठीक है, समझ गए। x क्या है, x आपका n स्क्वायर के बराबर है, जहां पर n क्या है, n आपका होल नंबर। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आप लोग ये वाली चीज भी सीख गए। अब सीखो एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता। सुनना जरा ध्यान से, एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है भैया, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। सर ऐसा कौन सा सेट होगा, आपसे पूछता हूं अभी, देखना जरा, आपसे एक सवाल करता हूं, फिर आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों मानो, और सेट बिल्डर फॉर्म से ही प्यार करना है ना। मानो मैंने एक सेट लिखा A, मैंने लिखा यहां पे x is such that x is less than 7, greater than 6, and x belongs to natural numbers, x belongs to natural numbers। ये मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, मुझे इसका रोस्टर फॉर्म बताइए, या फिर ये बताओ सिंपल भाषा में, ये जो सेट दिया है मैंने आपको, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे बताना जरा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे बताना जरा, आराम से रीड करना जरा। क्या x is such that x आपका 7 से छोटा 6 से बड़ा, 7 से छोटा 6 से बड़ा, और x आपका नेचुरल नंबर है। कौन सा एलिमेंट आएगा यहां पे, कौन सा एलिमेंट आएगा, सोच के देखो, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। एक कोई बोल रहा है फिर क्यों पढ़ना है, अब भाई ये तो पढ़ना पड़ेगा ना। देखो तुम ऐसे बातें मत करो, अब ऐसी बातें मत करो, ठीक है। यहां पे एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, पता है क्यों भाई, एक तो x नेचुरल नंबर है, एक तो x आपका नेचुरल नंबर है। अब यहां पे x नेचुरल नंबर है, तुम्हारा x कोई और हो सकता है, ठीक है भैया। x आपका नेचुरल नंबर है, और x 7 से जुड़ा 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा 7 से जुड़ा कौन सा नेचुरल नंबर होता है, 6 से बड़ा 7 से जुड़ा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। मतलब जो यहां पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। समझ में आया, नो एलिमेंट, नो एलिमेंट। और ऐसे सेट को आप कहते हो एम्प्टी सेट। और पता है इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको दो तरीके से आप डिनोट कर सकते हो, ऐसा लिखकर। सर इसका मतलब क्या है, यहां पे लिखता हूं, इसका मतलब दोस्तों होता है फाई। ये भी ग्रीक लेटर है, ये फाई वर्ड डिनोट करता है नथिंग को। फाई वर्ड ये आपको बहुत काम आने वाला है। फाई वर्ड डिनोट करता है नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, और सिर्फ ऐसा, सिर्फ करली ब्रैकेट्स लगा दो, अंदर कुछ मत लिखो, खाली करली ब्रैकेट्स लगा दो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आइए और एग्जांपल लिखें, फिर आप लोग लिख बताइएगा, मुझे बताना ये आपका एम्प्टी सेट होगा कि नहीं। x is such that x is not equal to x, बताना जरा ये, बताना जरा ये, क्या ये आपका नल सेट होगा कि नहीं, अच्छा एम्प्टी सेट होगा कि नहीं, है ना। एक और चीज क्लियर कर देता हूं, चलो पहले ये बताओ फिर क्लियर करता हूं, पहले ये बताओ फिर क्लियर करता हूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
ये बड़ा अटपटा सा लगेगा पढ़ने में, लेकिन जरा सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। x क्या है? x क्या है? x इज सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x। सोच के देखो, क्या फालतू बात कह रहे हैं। x इज सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा या फिर ऐसी कौन सी चीज होगी जो खुद के बराबर नहीं होगी? ऐसी कौन सी चीज होगी जो खुद के बराबर नहीं होगी? मानो आपने 2 लिया, x आपने 2 लिया, तो 2 तो 2 के बराबर होगा ही ना भाई। ऐसा हो सकता है क्या 2 नॉट इक्वल टू 2? नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। मानो इसमें आपका अल्फाबेट आता, कोई बी अल्फाबेट आता, तो मानो x की जगह b लिया, तो b इज नॉट इक्वल टू b। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ये बहुत फालतू बात लग रही होगी, आप समझो। x की जगह आप कुछ भी ले लो भाई। अगर आपने 5 लिया तो 5 तो 5 के बराबर हो गई ना। अगर आपने 6 लिया तो 6 तो 6 के बराबर हो गई ना। अगर आपने 100 लिया तो 100 तो 100 के बराबर हो गई ना। पर यहां पर लिखा है क्या कि x ऐसा नंबर होना चाहिए, ऐसी चीज होनी चाहिए कि वो खुद के बराबर ना हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो खुद के बराबर ना हो। तो यहां पर भी आपका कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो आप क्या बोल दोगे? फाइ या फिर ऐसा करली ब्रैकेट सिंपल। मानो अब ये बताना जरा, बहुत अच्छी चीज बताना जरा, बहुत अच्छी चीज, जरा ध्यान देना है ना, जरा ध्यान देना है ना। c इज इक्वल टू x इज सच दैट, x इज सच दैट x इज अ, चलो एक और आसान कर लो, x इज अ, या फिर ऐसा कर लेते। चलो x इज सच दैट, आपको मैं बताता हूं कि या आगे चले। अच्छा पहले ये क्लियर कर देता हूं, रुको, जो बताना था। क्या एम्प्टी सेट को आप नल सेट या फिर वॉइड सेट भी कह सकते हो। एम्प्टी सेट को आप जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, नल सेट या फिर वॉइड सेट, खाली सेट भी कह सकते हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जो मैं दे रहा था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। x इज सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। बताना जरा इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? बताना जरा इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? x इज सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया। आओ इससे पहले एक और चीज, एक और सेट डी लेता हूं, है ना। x इज सच दैट x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, या फिर और इजीली लेते हैं, x इज सच दैट x प्लस 3 बराबर 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। पहले तो ये डी वाला करो फिर सी वाला करेंगे। पहले ये डी वाला करो फिर सी वाला करेंगे। पहले डी वाला बताओ, यहां पर कौन सा एलिमेंट? कोई बोल रहा है सर समझ नहीं आया, मैं बताऊंगा ना, पेशेंस, मैं बताऊंगा ना। क्या बोल रहे हैं? x क्या है? x आपका x प्लस 3 बराबर 0 है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो मुझे बताओ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -3 आएगी। यहां से आपकी x की वैल्यू -3 आएगी, हां या ना? तो ठीक है, -3 आ गया, मतलब एक एलिमेंट -3 आ गया। पर -3 मैं बोलूंगा नहीं, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि x आपका नेचुरल नंबर है, x आपका नेचुरल नंबर है और -3 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये वाले सेट में भी ये लोग क्या कह रहे हैं कि एक तो x आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करे और ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली कोई वैल्यू नहीं होती x की। समझ में आ गया? तो बस यहां पे भी क्या लिख दोगे आप? फाइ सेट है ये। क्लियर हुआ? अब वैसी जरा यहां पे देखो, इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करो, तुम्हें समझ में आएगा। क्लास 10th में एक बेसिक बात शायद मैंने तुम्हें बताई थी या तुमने कहीं पे पढ़ी होगी, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1। तो x की वैल्यू क्या हो गई? स्क्वायर उधर गया तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, हाँ या ना? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, हाँ या ना? अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, इसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। पर याद करो, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, तो ये नंबर आपका रियल नंबर नहीं होता। याद आया? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो ये नंबर आपका रियल नंबर नहीं होता। ये बात जिसको नहीं पता वो याद कर ले। क्या आपने अभी तक की मैथ्स में कोई भी ऐसा नंबर
या ऐसा नंबर डील करा ही नहीं होगा। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आपने देखा ही नहीं होगा, आपने शायद बचपन वाली क्लास में सीखा होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये बातें पढ़ेंगे कि ये क्या नंबर होता है, बट फिलहाल आप समझ गए क्या कि भैया यहां पे आपकी x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक क्या आ रही है, एक क्या आ रही है प्लस अंडर रूट माइनस वन, एक आ रही है प्लस अंडर रूट माइनस वन, और एक आ रही प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन। लेकिन उन्होंने बोला कि x आपका रियल नंबर होना चाहिए, तो ये दोनों ही वैल्यूज रियल नंबर नहीं है, मतलब यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। एम्प्टी सेट क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है, एम्प्टी सेट क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है। सिंगलेटन सेट क्या होता है? सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट सिंगल आदमी, सिंगलेटन सेट मतलब सिंगल आदमी, जैसे कि हम सब हैं, हम सब हैं। ठीक है भैया, सिंगल आदमी का मतलब क्या, जरा सोच के देखो, नाम से ही मतलब समझ में आना चाहिए। ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मानो A एक सेट लिया मैंने जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा हुआ है, मानो B एक सेट लिया, मुझे बताना ये सिंगलेटन सेट है कि नहीं है। मैंने लिखा x is such that x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0 एंड x आपका एक इंटीजर है। बताओ, या फिर इसको नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, नहीं भी लिखो काम चल जाएगा। ये सिंगलेटन सेट हुआ कि नहीं हुआ, बताना जरा, ये सिंगलेटन सेट हुआ कि नहीं हुआ। सर कैसे, सोच के देखो ना, कौन सा एलिमेंट आएगा इसमें, x प्लस 3 बराबर 0 मतलब x की वैल्यू -3 हो गई। x भाई x क्या है, x क्या है, x प्लस 3 बराबर 0 मतलब x की वैल्यू -3 हो गई, तो एक ही एलिमेंट आएगा इसमें, एक ही एलिमेंट मतलब सिंगलेटन सेट हो गया ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताना जरा, इसमें ये सिंगलेटन सेट है कि नहीं, है ना। x इज सच दैट x स्क्वायर -9 बराबर 0, x इज सच दैट x स्क्वायर -9 बराबर 0, क्या ये सिंगलेटन सेट है कि नहीं, ये आप लोग बताएं। इतनी तो मैथ्स आपने पढ़ रखी है, बताइए जरा। x इज सच दैट x स्क्वायर -9 बराबर 0, बताइए क्या ये सिंगलेटन सेट है। नहीं है तो रीजन दे देना, नहीं है तो रीजन दे देना बबुआ, है ना। यस सब लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो, कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो, कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो। अब एक चपलागंजो सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करो। तो x क्या है, x आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना, सिंपल है। तो x स्क्वायर -9 बराबर 0 कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो तरीके होते हैं, सिंपल वाला बताता हूं। x स्क्वायर बराबर 9 है ना, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3, सॉरी अंडर रूट 9, तो x बराबर +3 और -3, मतलब x की दो वैल्यूज आ रही है +3 और -3, x की दो वैल्यूज आ रही है +3 और -3, तो भाई यहां पे दो एलिमेंट आ गए ना, -3 और 3, दो एलिमेंट्स आ गए ना, तो कैसे हुआ सिंगलेटन सेट। भाई दो एलिमेंट आ गए तो सिंगलेटन सेट नहीं हुआ ना, सोच के देखो। पर अगर यहीं पर मानो मैं एक सेट लिखता D, यही सेम सेट x बराबर x स्क्वायर -9 बराबर 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, अब बताओ ये सिंगलेटन सेट होता कि नहीं होता। एक छोटी सी कंडीशन मैंने और ऐड कर दी, यहां पर x की दो वैल्यूज आ रही हैं तो ये सिंगलेटन सेट नहीं है, पर यहां पर देखना, यहां पर भी दो ही वैल्यूज आएंगी, सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी दो एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन एक एलिमेंट को मैं इग्नोर कर दूंगा, क्यों, उन्होंने बोला कि x आपका नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो -3 और 3 में एक ही नेचुरल नंबर है 3, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3, तो ये भी आपका सिंगलेटन सेट। ठीक है, तो ये सिंगलेटन, ये सिंगलेटन, ये सिंगलेटन, ये आपका सिंगलेटन नहीं है। आई होप आपको बात समझी होगी। ठीक है भैया, समझ गए, तो सिंगलेटन भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक फाइनल बात कर लेते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में, और उसके बाद चलो इक्वल सेट भी करवाई दूंगा ना। ठीक है, फटाफट है ना। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने, नाम से समझ में आ रहा है। आप लोग बताओ फाइनाइट सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट क्या होगा, आप लोग बताओ। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होगा, आप लोग बता दो, नाम से ही बता दो, आप ही लोग बता दो भैया, इतना इजी है ये तो, बहुत इजी है। फाइनाइट मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, और यहां पे अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो सकते हैं,
ठीक है, फाइनाइट के तो बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दिखा ही रहा हूं, जैसे ये भी एक फाइनाइट सेट है, ये भी एक फाइनाइट सेट है, ये भी एक फाइनाइट सेट है, ये भी एक फाइनाइट सेट है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। खैर ये तो आपके नल सेट ही हो गए, है ना। ये भी आपका फाइनाइट सेट है, ये भी आपका देखो फाइनाइट सेट है, ये भी आपका, ये वाला भी आपका फाइनाइट सेट है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी आपका फाइनाइट सेट है, ये भी आपका फाइनाइट, ये सारे फाइनाइट सेट है। पर इनफाइनाइट सेट क्या हुआ? फिर इनफाइनाइट सेट क्या हुआ? सिंपल सिंपल, मानो ऐसा लिखा है मैंने, x is, आप लोग बताना, ये फाइनाइट है कि x is such that x is equals to 2n and n belongs to natural numbers। बताओ जल्दी से, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? बताओ जल्दी से, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? जल्दी से बताओ। दिस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। बहुत इजी है ये, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। फिर एक और ले लो, x is such that x is an alphabet, x is an alphabet in the English language, in the English language। दोनों बता दो जल्दी से, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? बहुत सिंपल। पहला वाला सब लोग बोल रहे हैं इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया। इनफाइनाइट क्यों है भैया? ये इनफाइनाइट क्यों है? आई लिख दूं, काम चल जाएगा? चल जाएगा सर। सर ये आपका इनफाइनाइट है, क्यों? सिंपल है, x इक्वल टू 2n है और n की जगह क्या क्या रख सकता हूं? कोई भी नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 रखता जाऊंगा, रखता जाऊंगा, रखता जाऊंगा, 2n की वैल्यू आती जाएगी, आती जाएगी। x इज एन अल्फाबेट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो x अल्फाबेट है, कितना अल्फाबेट? 26 होते, लिमिटेड होते, तो ये आपका फाइनाइट हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा दोस्तों, ये कुछ इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल्स हैं और ये आपको याद रखना है बखूबी, बहुत ध्यान से सुनना। क्या? सेट n को मैं बोलता हूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जो आप जानते भी हो। z को बोलता हूं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब बहुत ध्यान से सुनना, z प्लस का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। वैसे ही आप लोग बताओ z माइनस का मतलब क्या होगा? z माइनस का मतलब इजी है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल क्या? नेगेटिव इंटीजर्स। इजी है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछूंगा, z प्लस में क्या जीरो आएगा? जो मैंने पूछा, हां या ना में आंसर करना। क्या z प्लस में क्या जीरो आएगा? मतलब z प्लस एक सेट है, किसका सेट है भैया? पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो क्या पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो आता है? यस और नो? सर वॉशरूम ब्रेक प्लीज। अरे 5 मिनट के बाद ब्रेक ही ब्रेक है, चले जाइएगा। फिर वॉशरूम रोक के रखिए थोड़ी देर, अब बहुत तेज आ रही तो चले जाइए, ठीक है। बताइए जरा, z प्लस में, z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। याद रखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स बोले या नेगेटिव इंटीजर्स बोले, पॉजिटिव में जीरो नहीं आता, नेगेटिव में भी जीरो नहीं आता। ये बात नोट कर लेना। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो को मैं ना ही पॉजिटिव बोलता हूं ना ही नेगेटिव बोलता हूं, तो ये बात क्लियर करना। अच्छा, Q का मतलब क्या? सारे रैशनल नंबर्स का सेट। Q प्लस का मतलब क्या? सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट। R का मतलब क्या? सारे रियल नंबर्स का सेट। R प्लस का मतलब क्या? सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये सारे आपके इनफाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जल्दी से एक और चीज समझो, कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है ना। फटाफट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स का मतलब क्या है ना? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स का मतलब बहुत इजी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट, ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल के तौर पर, मानो पहला वाला मैंने बोला, मैंने कोई सेट बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने एक सेट बोला, ठीक है, मानो सेट ए, ठीक है। इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? जितने इसमें एलिमेंट्स हैं ये इसका कार्डिनल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप ऐसा लिखते हो कि n कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 8। सिंपल, क्लियर, समझ में आया? सेकंड,
मानो मैंने लिखा भैया 1/2, 3/5, 7/2, सेट बी। कोई सेट बी होगा जिसमें 3 एलिमेंट्स है, तो सेट बी का कार्डिनल नंबर हो जाएगा 3। इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी। सर जीरो क्या है? जीरो को पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, जीरो आपका जीरो है। ठीक है भैया। सर मैथ्स में नोट कैसे बनाए? जितना मैं यहां पर लिख रहा हूं उतना आपकी कॉपी में होना ही चाहिए, है ना। तो ये तो कार्डिनल नंबर तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी है ना। फटाफट इक्वल सेट्स का मतलब भी समझ लें या अगली क्लास में समझे? कितना समय बचा है? चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से, है ना, कुछ क्वेश्चंस फटाफट करके देंगे, है ना। तो ये वाला तो होमवर्क में जो अभी बोलूं वो अभी करिएगा, है ना। ये वाला बताओ जल्दी से। सेकेंड वाला जल्दी से बताइए, क्या लिखा हुआ है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। सेकेंड वाला करके दिखाइए, सेकेंड वाला करके दिखाइए, सेकेंड वाला रोस्टर फॉर्म आपको बताना है। तो x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 30। क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज अ प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए जो 30 को डिवाइड करे। प्राइम नंबर होना चाहिए जो 30 को डिवाइड करे। प्राइम नंबर होना चाहिए जो 30 को डिवाइड करे। बस 2-3 क्वेश्चन कर लो, फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे। तो प्राइम नंबर होना चाहिए 30 को डिवाइड करे। तो कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं भैया? 30 को डिवाइड करे 2 होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 नहीं होता, है ना, 11 नहीं होता, 13 नहीं होता, ठीक है, 17 नहीं होता, 19 नहीं होता, 23 नहीं होता, ठीक है, 29 भी नहीं होता। तो ये 3 नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर जो 4 नहीं होता, गलती से 4 लिख दिया क्या? 2 3 5, है ना। समझ गए? इजी। तो ये आपको कितना हो गया? ये आपका हो गया 2 3 5, 3 एलिमेंट्स में आ जाएंगे, है ना। और पता है, सुनना मेरी बात, यहां से आप दोनों चीजें सीखने की कोशिश करना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। क्या सर? दोनों चीजें क्या? सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, आप रोस्टर फॉर्म लिख रहे हो। आप उल्टी चीज भी अपने दिमाग में डालने की कोशिश करना कि अगर ऐसा लिखा होता, अगर ऐसा लिखा होता तो आप उसको ऐसा लिख सकते थे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है सोचना, पर दिमाग में डालो, इससे तुम इंटेलिजेंट बनोगे। मैं फिर से बोलूंगा, आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया, आपने रोस्टर फॉर्म लिख दिया। मानो रोस्टर फॉर्म दिया होता तो आप ऐसा लिख सकते थे। इसको नो डाउट लिखने के और भी तरीके हैं, पर एक तरीका ये भी है, इंटेलिजेंट ऐसे होना है, ठीक है। अगला वाला देखिए, थर्ड वाला, थर्ड वाला बताओ जल्दी से। थर्ड वाला सेट क्या? सेट सी। कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एक्स आपका इंटीजर है, इंटीजर मतलब -5 -4 -2 -1 0 1 2 3 4, डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए बस। तो -2 क्या? एक्स आपका -2 के बराबर या -2 से बड़ा। देखो -2 के बराबर या -2 के बड़ा मतलब -2 भी हो सकता है, -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सर 6 क्यों नहीं लिया? 6 तो इंटीजर होता है, एक्स आपका 6 से छोटा है, 6 के बराबर नहीं है, तो ये आपके नंबर्स आ गए, ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा ये बता दो जरा, फोर्थ वाला बता दो। ये वाला आपका होमवर्क है ना, ये हो गया। फोर्थ वाला बताइए, फोर्थ वाला बताइए, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला बताइए, है ना। और ये वाला आप काट दीजिएगा फिलहाल के लिए, जब हम बेसिक्स पढ़ लेंगे मैथ्स के तो फिर हम ये वाला क्वेश्चन भी आंसर कर पाएंगे। अभी इसको आप रहने दीजिए, अभी इसको आप रहने दीजिए, है ना। चलिए, जो मैंने काटा है उसको आप रहने दीजिएगा, मैं बेसिक्स पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपको वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है भैया। बताइए जरा क्या बोल रहे हैं। थर्ड वाला, एक्स इज सच दैट, एक्स आपका 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, मतलब एक्स आपका कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो सकता है जिसमें डिजिट्स का सम 6 होना चाहिए, मतलब उन दोनों डिजिट का सम 6 होना चाहिए, समझ रहे हो। कोई भी 2 डिजिट का नंबर जिसमें दोनों डिजिट का सम 6 है। फॉर एग्जाम्पल 24 2 डिजिट का नंबर भी है और 2 + 4 6 भी होता है। फॉर एग्जाम्पल 42 2 डिजिट का नंबर भी है, दोनों का सम 6 होता है। कौन कौन से होंगे ऐसे नंबर्स? कौन कौन से होंगे? देखो ना, डी वाला सेट क्या भाई, 15 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, है ना, 51 हो जाएगा, ठीक है। और क्या, और कुछ बचा? 60 हो जाएगा, और कुछ, और कुछ तो मेरे ख्याल से नहीं, यही आएंगे 6 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है, ठीक है। एक ये वाला आंसर करना जरा,
लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से एम्प्टी सेट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत बेसिक सी आज हमारी क्लास थी, जल्दी से आंसर करना, फिर मेरी एक और क्लास है अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, इनमें से कौन सा आपका एम्प्टी सेट है? पहला वाला, x आपका नेचुरल नंबर है और x प्लस 6 बराबर 6 आए, x आपका नेचुरल नंबर हो सकता है और x प्लस 6 बराबर 6, तो इक्वेशन दी है तो पहले x की वैल्यू बता दो, x कितना आ गया 0, x कितना आ गया 0, तो इसके हिसाब से x 0 है, पर x आपका नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, इसके हिसाब से x आपका 0 है, पर x आपका नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो भाई 0 आ रहा है पर 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, 0 आ रहा है पर 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, मतलब ये आपका एम्प्टी सेट हो गया, या आपका एम्प्टी सेट, या आपका फाइ लिख दूं, कोई दिक्कत, या फिर फाइ की जगह और क्या, करली ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, है ना। x आपका होल नंबर है, x आपका होल नंबर है और x प्लस 8 बराबर 8 है, बताओ ये सेकेंड वाला एम्प्टी सेट है कि नहीं है? सेकेंड वाला एम्प्टी सेट है कि नहीं है? और अगर सेकेंड वाला एम्प्टी सेट नहीं है तो बताओ उस सेट का अच्छा नाम क्या है? आज मैंने आपको सिखाया, बताओ। सर x प्लस 8 बराबर 8, तो x बराबर 0, x बराबर 0, क्या 0 में ले सकता हूं? x आपका होल नंबर है, 0 होल नंबर होता है मतलब ले सकते हो, मतलब यहां पर आपका 0 आ रहा है, मतलब ये एम्प्टी सेट तो नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, पर ये आपका सिंगलेटन सेट है, याद करो। अगर एक ही एलिमेंट होता है सेट में तो उसको मैं सिंगलेटन सेट कहता हूं। बहुत बढ़िया। x आपका नेचुरल नंबर है, 5 से छोटा 8 से बड़ा, 5 से छोटा 8 से बड़ा, सोच के देखो जरा, ये वाला बताना एम्प्टी सेट होगा कि नहीं होगा? होगा तो लिखो होगा, नहीं होगा तो लिखो NH, नहीं होगा तो लिखो NH। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी, है ना। एम्प्टी सेट को आप नल सेट या फिर वॉइड सेट भी कह सकते हो, है ना। एम्प्टी सेट को आप नल सेट या फिर वॉइड सेट भी कह सकते हो भैया। अगला वाला बताइए जरा, अगला वाला क्या बोल रहे हैं? आराम से, x आपका 5 से छोटा होना चाहिए और 8 से बड़ा है, क्या बोल रहे हैं? 5 से छोटा 8 से बड़ा, ऐसा कौन सा नंबर होता है मेरी जान जो 5 से छोटा हो 8 से बड़ा हो? 5 से छोटा तो 4 3 2 1 0 -1 -2, 8 से बड़ा तो 9 10 11, फालतू बातें, समझ रहे हो भाई? ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है जो 5 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो, समझ रहे हो? दोनों होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। अब कोई ये ना बोले कि सर 5 से छोटा तो सर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, बात सही है, बात सही है। 8 से बड़ा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 9 10 11 डॉट डॉट डॉट। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि 5 से छोटा भी होना चाहिए, 8 से बड़ा भी होना चाहिए, तो ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लास्ट, x आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, x स्क्वायर बराबर x, x आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, x स्क्वायर बराबर x। तो फोर्थ वाले की बात करो, x स्क्वायर बराबर x सॉल्व कर लो, x स्क्वायर बराबर x कैसे सॉल्व करेंगे? x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, दोनों में अगर आप x कॉमन निकालोगे तो ऐसा आ जाएगा क्लास 10th की बेसिक मैथ्स। x कॉमन निकाला तो यहां पे x बचा, यहां पे 1 बचा, तो x की एक वैल्यू 0 और x की एक वैल्यू 1, x की एक वैल्यू 0, x की एक वैल्यू 1। तो इस इक्वेशन के हिसाब से x की दो वैल्यूज आ रही है, 0 और 1, पर क्योंकि x नेचुरल नंबर है तो 0 को आप नहीं इंक्लूड करोगे तो सिर्फ आपका 1 आंसर हो जाएगा। 1 मतलब अगेन ये आपका सिंगलेटन सेट कहलाएगा, समझ गए? तो ये भी आपका एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए चलिए, एक होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज इसको आप होमवर्क में करके रखिएगा, है ना। इसको आप होमवर्क में करके रखिएगा, ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और इसी के साथ बस जो आपका मेन होमवर्क रहता है वो यही है, क्या कि DPP 1 कंप्लीट कर लीजिएगा। DPP 01, जिसमें मेरे ख्याल से मैंने कुछ 10 या 15 क्वेश्चंस दिए हैं, और वो 10-15 क्वेश्चन जो आपको DPP में दिए वो आपके 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे, मानिए ना मानिए। तो प्लीज आप होमवर्क करके रखिएगा। कैसा लगा क्लास में ये भी बता दो भैया। सर रिपीट थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये वाला एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप एक बार घर पे इस चीज को समझ के देखना। x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, हम समझ गए कि x आपका कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये बात तो समझ गए।
और x आपका 5 से छोटा होना चाहिए और 8 से बड़ा होना चाहिए। मतलब 5 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है कोई नंबर कि जो 5 से छोटा और 8 से बड़ा हो? ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता यार, सोच के देखो ना। 5 से छोटा भी होना चाहिए और 8 से बड़ा भी होना चाहिए। ये कोई ऐसी बात हो गई कि भैया एक ही ऐसा बंदा हो जो सच भी बोलता हो और झूठ भी बोलता हो। तो जब वो सच बोलता है तो झूठ कैसे बोल सकता है, और जब झूठ बोल रहा है तो सच कैसे बोल सकता है? सोच के देखो ये बात को, है ना। सर थर्ड क्वेश्चन में इंफिनिटी नहीं हो सकता। नहीं, आप देखो उन्होंने लिखा है एंड, उन्होंने लिखा है एंड मतलब दोनों ही चीजें होनी चाहिए। एंड मतलब दोनों ही चीजें होनी चाहिए कि इससे छोटा इससे बड़ा, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। मैं आपका डाउट समझ रहा हूं कि आप सोच रहे हो कि सर 1 3 4 लिख दो और फिर 8 से बड़े 9 10 11 12 13 14 वगैरह 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 लिख दो, पर ऐसा नहीं लिखा। अगर यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे बहुत अच्छा डाउट है वैसे आप लोग का, मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। अभी आप सेट्स में जाके आगे सीखोगे, सेट्स में सीखोगे भैया यहां पे अगर और लिखा होता, समझना, यहां पे अगर एंड की जगह और लिखा होता, अगर और लिखा होता तो फिर आप यहां पर यह आपका एम्प्टी सेट ऑफ सिंगलेटन सेट नहीं होता। क्यों? और केस में आप, सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर अगर आपका और लिखा होता तो आपका फिर आंसर हो जाता 1 3 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 अप टिल इंफिनिटी। अगर और लिखा होता तो, एंड लिखा है मतलब दोनों ही चीजें होनी चाहिए कि 8 से बड़ा भी हो 5 से छोटा भी हो। तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं होता जो 8 से बड़ा हो 5 से छोटा हो। अब आपको धीरे धीरे ये बात क्लियर हो जाएगी। बहुत अच्छा डाउट था, ठीक है। और डाउट देख लें आप लोग के। सर इवन नेचुरल नंबर का सेट कैसे लिखेंगे? इवन नेचुरल नंबर 2n, x इज इक्वल्स टू 2n, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर सेट बिल्डर फॉर्म में एक स्पेलिंग वाला करके दिखा दो। सेट बिल्डर फॉर्म में एक स्पेलिंग वाला, चलो अगली क्लास में करके दिखा देंगे आर्यन, है ना। पर 52 लोगों का डाउट है। अच्छा, यहां पे कोई क्वेश्चन था ऐसा? सेट बिल्डर फॉर्म में गुरुजी एक स्पेलिंग वाला करके दिखा दीजिए। स्पेलिंग वाला ऐसा है सिंपल यार मेरी जान, मान मान मान, ये वाला, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी, है ना। तो कैसा लिखेंगे? ऐसे लिख दो, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी। सिंपल, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी। सिंपल, सेट बिल्डर फॉर्म में बस ऐसे लिख दिया करो। समझ में आ गया? एक्स क्या है? एक्स आपका एक लेटर है प्रोबेबिलिटी वर्ड का। आई होप आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा। सर पावर सेट कराएंगे, वीडियो कॉल करेंगे, ओके सर। सर क्वेश्चन ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इसी के साथ एक बार बता दो भैया कितने प्रतिशत क्लास आपको समझ में आई है? थम्स अप कर दो एक बार, फिर छुट्टी करें। थम्स अप कर दो फिर छुट्टी करें। सर नेक्स्ट क्लास कब है? आपकी नेक्स्ट क्लास कल ही है और उसके बाद भी कल ही है। आप लोग की जो अभी क्लास है इस वीक, वो मंडे है, वेंसडे है और थर्सडे है। तीनों दिन लगातार आपकी क्लास, मतलब आपकी मैथ की क्लास हफ्ते में 3 दिन जाएगी। आज एक, कल एक, परसों एक। नेक्स्ट वीक से मेरे ख्याल से, सॉरी मंडे वेंडे नहीं, ये ट्यूसडे लिख देता हूं, ट्यूसडे वेंसडे इस वीक की बात कर रहा हूं, और थर्सडे, ये आपको मेरे ख्याल से दिया हुआ है प्लानर, ये दिस वीक के लिए। सेकेंड वीक से बस इस ट्यूसडे की जगह मंडे हो जाएगा और वेंसडे थर्सडे वैसा का वैसा रहेगा, जहां तक मुझे पता है। ठीक है ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपकी पहली क्लास खत्म होती है और ऐसे देखते देखते दोस्तों क्लासेस होती चली जाएंगी। चलो बहुत अच्छा परसेंटेज है यार, है ना। चलिए, अब आज की क्लास में मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीजें समझ में आ गई, सारी बेसिक बातें थी। ऐसी बेसिक पढ़ाकर मैं आपको एडवांस लेवल क्वेश्चन भी करा दूंगा, तुम बिल्कुल भी लोड मत लेना। अभी बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर हार्ड लेवल नहीं कराया सर आपने। अरे पहली क्लास थी मेरी जान, पहली क्लास में कैसे सारी चीजें करा दूं? धीरे धीरे चलेंगे, हार्ड लेवल भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। विश्वास रखना बस मुझ पर, ठीक है। और कोई चीज बहुत हार्ड लगेगी तुम्हारे लिए, देखो कभी कभी क्या होता है, कोई टॉपिक बहुत हार्ड होता है, पर मैं हूं ना आसान बनाने के लिए। मैं क्लास के पीछे 5 घंटे तुम्हारे लिए मेहनत करके आऊंगा कि भाई 5 घंटे ऐसी मेहनत करूं, तुम्हें इस तरीके से बता दूं कॉन्सेप्ट कि तुम्हें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे मातरम एनडीए वालों को जय हिंद, है ना, और उदय वालों को बाय बाय। गाना गाते हैं अगली क्लास में, है ना। चलो बाय बाय, आई होप मजा आया होगा, है ना। चलिए, बस फिलहाल लेक्चर देखो, डीपीपी करो, लेक्चर देखो, डीपीपी करो, यही आपका काम है और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर। अब मेरी नेक्स्ट क्लास है तो मैं उसके लिए चलता हूं, ठीक है। चलो।
बाय बाय, आई होप मजा आया होगा।